Good evening. I welcome all of you on behalf of our Pusa Road CP Study Circle on today on a very hot topic on tax audit report, and on this subject our very own brother CA Pankaj Saraogi ji with us. I welcome you, sir. I also welcome our respected honorable CA Dr. Rajkumar Adugia ji, Central Council member from WIRC. I welcome you, sir. I also welcome Rakesh Gulati ji, Atmaram Saria ji, Bharat Bhushan ji, Atul Puri ji, and all the persons, members who are attending this webinar. As my duty to introduce our today's speaker, he is a well-known, but no need to introduce him. He is not a new to our study circle, but still my duty to introduce him very briefly. Pankaj Saraogi has a vast experience in direct tax law. He is a ICI member since 2007. He is a rank holder in CA final 10th rank. Highest marks in direct tax law in NIRC ICI. He did graduation degree from Sriram College of Commerce. He holds a diploma in international taxation. He is a special invitee of direct tax committee of ICI for the year 2018-19. He is an eminent speaker in seminars, workshops, and training on direct tax organized by ICI, PSUs, and corporates. And with this, I welcome you. And before going to request to Pankaj Saraogi ji, I request our Honorable Central Council member, Dr. Rajkumar Adukia ji, kindly address us, sir. Over to Thank you. Thank you, Rajesh ji, Pankaj ji, Rakesh ji, Atmaram ji, भारत भूषण जी, अतुल जी. स्टडी सर्कल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए. सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भी इतना नहीं सीखते हैं. तो मैं राजेश जी को बधाई देता हूं कि जो इतने मेहनत लेके हम सब लोगों के लिए. मेरी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न ज्यादा करें जिससे हम सीखते हैं. धन्यवाद. आई एम नॉट वेल सो आई विल नॉट स्पीक मच. Okay, sir. Okay, thank you very much, sir. And request Saraogi ji, kindly take over, sir. थैंक यू राजेश सर, थैंक यू. तो हमारे पैनल में मौजूद यहाँ पर स्क्रीन पे और हमारे श्रद्धेय जिनको कहेंगे कि उम्र के साथ साथ जो कहते हैं ना, उम्र में भी श्रद्धेय हैं और ज्ञान में श्रद्धेय, हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर राजकुमार सर, उनको मैं नमस्कार करूंगा. और जो हमारे पैनल में मेरे से सभी प्रोफेशनल्स बैठे हैं, राकेश सर, आत्माराम सर, भारत जी, अतुलपुरी जी, राजेश जी, उनको भी मेरा नमस्कार. और जो पार्टिसिपेंट्स में हमारे मौजूद हैं, बड़ों को मेरा प्रणाम और बराबर वालों को नमस्कार. फ्रेंड्स, पीछे भी हमने पूसा रोड स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे 3 अगस्त को भी हमने सेमिनार किया और वहां पे बहुत सारे प्रोविजंस हमने टैक्स ऑडिट के डिस्कस किए. तो राजेश सर का फोन आया कि नहीं, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो उन सवाल के रेजोल्यूशन के लिए भी हमें दोबारा से बैठना है. तो वो डिस्कशन हुआ और प्लानिंग हुआ कि आज की तारीख फाइनल करते हैं. तो आज हम फ्रेंड्स 2 एस्पेक्ट लेके चलेंगे. एक पहला एस्पेक्ट ये होगा कि 2023 का जो गाइडेंस नोट अभी 4-5 दिन पहले रिलीज हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 4 सितंबर को. तो 2022 के कंपैरिजन में क्या उसमें कोई चेंजेस है या नहीं है, तो वो मैंने कोशिश करी है कंपाइल करने के, सब्सटेंशियल चेंजेस जो मेजर मुझे लगे. और उसके बाद हम पर्टिकुलर हमारे क्वेश्चंस पे चलेंगे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के होंगे, और पैनल से निवेदन रहेगा कि उस चीज में मुझे गाइड करते रहें. तो फ्रेंड्स, मैं पीपीटी शेयर करता हूं, जो सब्सटेंशियल चेंजेस मैंने नोट किए उनको डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, टर्नओवर और सेल्स, अभी जैसे सर से भी डिस्कशन हो रहा था कि टर्नओवर सेल्स अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द डेरिवेटिव्स, फ्यूचर और ऑप्शंस. दूसरा, टर्नओवर की अगर परिभाषा देखें तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है. तो गाइडेंस नोट के अंदर टर्नओवर की परिभाषा बहुत सारे पर्टिकुलर लॉज में कह सकते हैं या डिफाइंड थी, और उसके बेसिस पे उसको डिस्कस किया हुआ था. बट कुछ पर्टिकुलर 3 जगह की परिभाषाओं को उन्होंने अपने गाइडेंस नोट से अब रिमूव कर दिया है. एंड मेरा पर्सनल जो सोचना है, दैट मे बी द रीजन कि वो हो सकता है कि उस तरीके की डेफिनेशंस या वो जो लॉ या जहां पे वो डिफाइन था वो ऑब्सोलेट हो गए हैं या डिलीट हो गए. दैट कुड बी द रीजन. तो वो रेफरेंस था आपका गाइड टू कंपनी ऑडिट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट इन 1980, स्टेटमेंट ऑन द अमेंडमेंट्स टू शेड्यूल 6 टू द कंपनीज एक्ट 1956 और स्टेटमेंट ऑन द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2003.
फ्रेंड्स मेरा मानना है कि ये डेफिनेशंस अगर गाइडेंस नोट में हटा भी दी गई हैं तो उसके कारण से आपके टर्नओवर की जो परिभाषा जो अभी तक हम इंटरप्रेट करते आए हैं उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। ये एक नॉलेज पर्पज से था जिसको कह सकते हैं, जिसकी हेल्प ली जा सकती थी, बट अभी भी कहीं ना कहीं इंप्लीकेशन सेम है। उसके अलावा डेरिवेटिव्स, फ्यूचर और ऑप्शंस के केस में उन्होंने अपने आप में क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो टैक्स ऑडिट के अंदर सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट के थ्रू फ्यूचर ऑप्शंस के केस में टर्नओवर कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म दिया है, दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। कहने का मतलब वो टर्नओवर अगर आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो उसके पर्पज से नहीं है, क्लॉज 40 में रेशियोज में वहां पे टर्नओवर डिस्क्लोज करना है उस पर्पज से नहीं है, इनकम टैक्स लॉ में अगर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल करना है तो उस पर्पज से नहीं है। इसका सिर्फ एक ही पर्पज है, लिमिटेड वेदर दैट पर्टिकुलर असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू फ्यूचर ऑप्शंस ऑडिटेड और नॉट। आगे चलते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस के केस में एक इन्होंने बदलाव किया। अगर ओवर द इयर्स देखे 2014 से 2022 जब गाइडेंस नोट हमारा चेंज हुआ, और 2022 के बाद 2023, फ्यूचर्स के केस में मुझे लगता है कि कोई चेंज एज सच नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स के केस में पहले भी ये लिखा हुआ था कि प्रॉफिट और लॉसेस का आपको टोटल करके चेक करना है, इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन, कि वो टर्नओवर आपका लिमिट थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट ऑप्शंस के केस में एक डिस्प्यूट आता है कि वहां पर अगर प्रीमियम भी चार्ज हो रहा है और ट्रांजैक्शन के अंदर अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस है तो किस प्रकार से कंप्यूट होगा। पहले प्रीमियम के रेस्पेक्ट में 2014 का गाइडेंस नोट अपने आप में साइलेंट था। 2022 में इन्होंने लिखा कि अगर आप नेट प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन का प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा। नेट प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर। अब थोड़ा सा मेरे को लगता है या तो वो ड्राफ्टिंग इशू था या जो भी रीजन था, अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन का प्रीमियम टर्नओवर में इंक्लूड किया है तो उस ट्रांजैक्शन का नेट प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर कोई फ्यूचर ऑप्शंस की अगर कोई ओपन पोजीशन है एट द ईयर एंड तो उसका टर्नओवर जिस साल स्क्वायर ऑफ करोगे उसी साल अकाउंट फॉर करोगे, क्योंकि ये सवाल बार बार आता था कि अगर कोई ओपन पोजीशन है और उसको 31 मार्च पे वैल्यूएशन करते हैं तो देयर कुड बी सम डिफरेंसेस। क्या वो डिफरेंसेस को टर्नओवर में अकाउंट फॉर करना है या नहीं करना है? तो मेरा मानना है कि जब टर्नओवर को ही अगले साल अकाउंट फॉर करना, अगले साल से मतलब जिस साल स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो इन एनी केस वो करंट ईयर के टर्नओवर को किसी भी प्रकार से इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये एक मैं मानता हूं मोस्ट अवेटेड काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन था जो 2023 के गाइडेंस नोट में दिया गया है। अभी भी देखिए प्रैक्टिकल लाइफ कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ये चैलेंज तब आएगा जब आपका टर्नओवर बिल्कुल मार्जिनल साइड पे है। मार्जिनल का मतलब कि अगर आप एक पर्टिकुलर व्यू लेते हैं तो टर्नओवर 10 करोड़ से कम चला जाएगा और वाइसे वर्सा, या 10 करोड़ से ज्यादा चला जाएगा, या एज अ लिमिट लाइक 1 करोड़, तो वहां पर मैटर करेगा। अगर अदर वे अराउंड टर्नओवर वैसे ही 10 करोड़ से ज्यादा है तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप इनकम टैक्स के पर्पज से टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कहीं पर भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हमारे पास सर का एक सवाल आया कि लास्ट ईयर 1.25 करोड़ का टर्नओवर था और प्रॉफिट मार्जिन 6% से कम था, उस कारण से ऑडिट हुई। इस बार टर्नओवर 6 करोड़ है फ्यूचर ऑप्शंस के केस में, तो क्या ऑडिट होगी या नहीं होगी? तो उसमें मेरा मानना यह है कि लास्ट ईयर ऑडिट हुई या नहीं हुई दैट इज नॉट द बेस। पहली बात तो बेस ये बनेगा क्या हमने पिछले 5 सालों में किसी भी साल सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया था। अगर पिछले 5 सालों में कभी भी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया था और आज मैं वॉलंटरली ऑप्ट आउट करता हूं तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट अराइज होती है, और उस केस में ऑडिट टोटल 6 साल होगी लगातार। और दूसरा व्यू पॉइंट यह है कि ऑप्ट आउट का मतलब क्या है, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का मतलब कि मैं एलिजिबल हूं और मैं नोइंगली वो डिसीजन ले रहा हूं। अगर लॉ के कारण मेरे को ऑप्ट आउट करना पड़ रहा है दैट मींस दैट इज नॉट माय पर्सनल विश। अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर गया तो ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है कि मुझे ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी। 44 एडी ऑप्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता दैट इज नॉट माय पर्सनल चॉइस, क्योंकि नैनी के टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो 44 एडी अलाउड ही नहीं है। अगर उस कारण से 44 एडी से बाहर आ रहे हो तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होती। दैट इज माय व्यू इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एक छोटी सी अमेंडमेंट करी इन्होंने डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट के रेस्पेक्ट में कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा और अंडरलाइंग एसेट कोई है तो उसका कैसे होगा। आते हैं जी क्वेरीज पे आते हैं। मैं 2 मिनट और लूंगा बस सब्सटेंशियल चेंजेस के लिए।
फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया हुआ था 2022 तक के गाइडेंस नोट के अंदर कि अगर ऑडिट ड्यू डेट तक कंप्लीट नहीं हुई तो उस पर्टिकुलर केस में टैक्स ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो वहां पर एक ब्रीफली दिया हुआ था कि इंस्टीट्यूट में टेक एक्शन अगर वहां पे डिले किसके कारण से है, टैक्स ऑडिट के कारण, टैक्स ऑडिटर के कारण। तो वो रेफरेंस हटा दिया उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई इंटरप्रिटेशन चेंज हुई है। ऑब्वियसली अगर इफ वी आर एट फॉल्ट, ऑब्वियसली वी कुड बी हेल्ड लायबल। Removed reference to aspect of summon by income tax authority under section 131 to tax auditor। मेरा मानना है फ्रेंड्स ऑडिट गाइडेंस नोट में रेफरेंस है या नहीं है, दैट इज पावर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट दे कैन समन द चार्टर्ड अकाउंटेंट कि आपने ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट सर्टिफाई किया तो आपने किस बेसिस पे इस अमाउंट को सर्टिफाई किया। Removed reference to aspect whether figures verified by CA will be accepted by the income tax authorities or not। तो फ्रेंड्स वहां पर यही लिखा हुआ था जनरल की दे शुड एक्सेप्ट, बट अगर उनके पास सब्सटेंशियल रीजंस हैं, कारण हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दे आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द अमाउंट्स फिगर सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर अंडर फॉर्म 3CD। फ्रेंड्स सैनवेट रिलेटेड द गाइडेंस नोट इज वेरी क्लियर। in my view the guidance note is going through the, you can say, notified form 3CD and not by the utility। नोटिफाइड फॉर्म 3CD और अगर आप फॉर्म 3CD की यूटिलिटी देखते हैं तो डिफरेंस है क्लॉज 27 में। नोटिफाइड फॉर्म 3CD में सैनवेट वर्ड लिखा हुआ है, बट जो यूटिलिटी है उसके अंदर जीएसटी वर्ड लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट आता है क्या जीएसटी से रिलेटेड डाटा क्लॉज 27 में डिस्क्लोज होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स दैट इज अ प्रोफेशनल व्यू। अगर आप क्लाइंट से फॉर्म 3CD साइंड कॉपी लेते हैं और वो नोटिफाइड फॉर्म के बेसिस पे देता है तो यू हैव टू गो बाय दैट। बट अगर वो यूटिलिटी के बेसिस पे साइंड कॉपी देता है देन अगेन यू हैव टू गो बाय दैट। बट इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप फॉर्म 3CA या 3CB में इसके रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जरूर डाल दें। इंटरेस्ट पेमेंट टू एसोसिएट एंटरप्राइज, फ्रेंड्स आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। तो फ्रेंड्स ये एक सब्सटेंशियल चेंजेस है जो मुझे लगे। अब मेरे ख्याल से सर आप अनुमति दे तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज हैं अगर कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे तो वी कैन गो विद दैट। ओके चैट्स में तो नहीं है। देन कमिंग टू Q&A। Q&A में वी हैव वन क्वेरी। सर इज इट मैंडेटरी टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस और व्हेन माय टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़ टू ऑफर माय रिटर्न अंडर प्रिजम्पटिव बेसिस। मृणाल जी हमने यही डिस्कस किया। देखिए पहली बात टैक्स ऑडिट कब है, अगर 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट तभी चाहिए जब आपने 44AD ऑप्ट इन करके ऑप्ट आउट किया हो। अगर आपने कभी 44AD ऑप्ट इन ही नहीं किया तो ऑप्ट आउट की सवाल ही नहीं उठता। लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑल टुगेदर नया बिजनेस स्टार्ट किया, मे बी ऑफ F&O एंड मे बी समथिंग एल्स। पहले साल उसका टर्नओवर अप टू 2 CR, प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 6% और 8%। इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट ऑडिटेड एट ऑल। 1 करोड़ तक का टर्नओवर है, ऑडिट की बिल्कुल जरूरत नहीं है प्रोवाइडेड ही इज मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप ITR के अंदर बैलेंस शीट भरते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भरते हैं और इनकम कंप्यूट करते हैं, कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है और आप 44AD में नहीं जा रहे देन वी नीड टू चेक 5% इन्वॉल्वमेंट। अगर कैश इन्वॉल्वमेंट मोर देन 5% है ऑडिट इज रिक्वायर्ड, अप टू 5% है तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 44AD अगर कभी ऑप्ट ही नहीं किया तो आप लॉ को इस अनुसार पढ़ें कि इस एक्ट के अंदर 44AD है ही नहीं। मेरे ख्याल से उस केस में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप 44AD का रेफरेंस जहां जहां आ रहा है उसको हटा दीजिए और फिर लॉ को पढ़िए, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। रेणु जी पूछ रहे हैं कि जीएसटी से रिलेटेड ITC ओपनिंग अवेल यूटिलाइज दिखाना है नहीं दिखाना क्लॉज 27 में। तो रेणु जी हमने डिस्कस किया कि आप किस पर्टिकुलर नोटिफाइड फॉर्म 3CD पे जाते हैं या आप गवर्नमेंट की यूटिलिटी पे जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की यूटिलिटी पे जाते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ अलग से रिपोर्ट नहीं करना, जीएसटी का डाटा देना है। बट अगर आप नोटिफाइड फॉर्म 3CD में जाते हैं तो दैट यू हैव टू टेक केयर कि आप जो डिजिटली वेरीफाई कर रहे हैं वो यूटिलिटी को वेरीफाई कर रहे हैं, यूटिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आप ऑब्जर्वेशन में स्पेसिफाई कर दें कि वी हैव गॉन थ्रू द नोटिफाइड फॉर्म 3CD, जीएसटी वहां नोटिफाइड नहीं है, इसलिए क्लॉज 27 में सिर्फ सैनवेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पंच इन हुई है और वही वेरीफाई हुई है। आप ये चीज लिख दीजिए। बट इन दैट केस एज अ प्रोफेशनल इट इज एडवाइजेबल दैट यू हैव अ साइंड कॉपी फ्रॉम द असेसी। वो तो वैसे भी होनी चाहिए, यहां पर भी साइंड कॉपी कौन सी, जिसमें क्लॉज 27 में शब्द वो हो जो नोटिफाइड फॉर्म 3CD में हो। अगली क्वेरी है एनोनिमस अटेंडी। ओके प्लीज एक्सप्लेन द वे ऑफ रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 44
सर मेरा मानना है शायद क्लॉज 44 हमने 3 अगस्त को डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी तो थोड़ा सा कर लो सर। ठीक है ठीक है मेंबर्स के थोड़ा रिवाइज हो जाएगा सर। ठीक है सर। पंकज जी, वो वेबिनार मैंने आपका सैन फ्रांसिस्को से अटेंड किया था, अच्छा, अरे सर। आपको याद होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुबह 5 बजे थे वहां, 4:30। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। सो फ्रेंड्स क्लॉज 44 पे आते हैं, तो पहली बात, वो कॉलम नंबर 6 में जो हेडिंग है ना टोटल पेमेंट, इस वर्ड पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो अमाउंट एक्चुअली पे हुए हैं वो ही रिपोर्ट करने हैं। तो इट इज वेरी मच क्लेरिफाइड कि आपको इस पेमेंट वर्ड की इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना, आप जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे चलना है, वेदर इट इज एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। अब उसमें कुछ पर्टिकुलर खर्चों के बारे में रेफरेंस आता है कि वो रिपोर्ट होंगे या नहीं होंगे, तो आई थिंक दैट वी शुड टेक केयर। तो वहां पर गाइडेंस नोट के बेसिस पे और अपनी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे मैंने कुछ कंपाइल करने की कोशिश की है कि पहली बात तो कॉलम नंबर 2 में आपको ऐसा कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर खर्चे के बारे में आपको अलग अलग रिपोर्टिंग करनी है। इट्स योर पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू रिपोर्ट इन एग्रीगेट और वेदर यू वांट टू रिपोर्ट एज ए ब्रेकअप। It may be multiple GST numbers, it may be multiple type of expenditures, it may be revenue versus capital, it's our personal choice. Aggregate भी कर सकते हैं, but for the better reconciliation or giving better information to the department, it is also permissible कि आप रोज ऐड करते जाएं और हर खर्चे के बारे में अलग अलग डिटेल्स देते जाएं। पंकज जी, इसमें कंफ्यूजन इसलिए भी है हाँ क्योंकि जी द कॉलम 2 कहता है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ इट डज जी नॉट से डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सर बिल्कुल उस वजह से भी कंफ्यूजन है माइंड्स में। बिल्कुल है सर। तो उसी की सर इंटरप्रिटेशन ये है कि जब कॉलम 2 आएगा तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट इट मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L अकाउंट। देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्टेंसेस जहां पर कॉलम 2 का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के टोटल से डिफर कर सकता है, बट एज ए प्रोफेशनल वी शुड हैव अ रिकंसिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि P&L में भाई साहब देखिए 5 करोड़ डेबिटेड है, यहां पर हमने 4 करोड़ डिस्क्लोज किया या 6 करोड़ किया है, तो वो रिकंसिलेशन क्या है, कौन सी चीजें ऐड हुई है कौन सी चीजें डिलीट हुई है। इसमें अगर बेस्ट एग्जांपल देखूं तो दैट कम्स टू द डेप्रिसिएशन। यहां पर एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ GST, इफ वी टॉक अबाउट, तो यहां पर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन की जगह यहां पर क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सैलरी भी नहीं आएगी। सर उसके ऊपर आता हूं, वो अलग है। हम्म। क्या तो है डेप्रिसिएशन की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो मेरा मानना है कि डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। बट अब मैं एक्सपेंसेस में चलता हूं, लाइक सैलरी, तो सैलरी को क्या बोला गया, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है GST की जितनी बेसिक मैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरा मानना है कि सैलरी अपने आप में एक एक्सपेंडिचर है, तो वो कॉलम नंबर 2 में आना चाहिए, बट नॉट एज पार्ट ऑफ कॉलम नंबर 3 to 7। और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विज विज डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन की जगह एक पर्टिकुलर दूसरा एक्सपेंडिचर वहां पर रिपोर्ट हो रहा है, बट आप सैलरी को अगर ऑल टुगेदर एक्सक्लूड करते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इन दोनों को सेम फुटिंग पे लेके नहीं चलूंगा। सिमिलरली अब इशू आता है कि अगर P&L के अंदर बेड डेट्स डेबिटेड हैं, प्रोविजंस डेबिटेड हैं, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, नॉन कैश चार्जेस, तो मेरा मानना है कि ये कॉलम 2 का पार्ट बनना चाहिए, बट कॉलम 3 to 7 का पार्ट नहीं बनना चाहिए। देखिए अगर गवर्नमेंट की इंटेंट होता कि कॉलम नंबर 2 का टोटल 6 और 7 के बराबर आएगा, तो फ्रेंड्स जहां पर भी ये इंटेंट होता है कि एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो आप यूटिलिटीज में देखेंगे वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि उस अमाउंट को आप पंच कर सके। तो सेम मेरा ये मानना है, जब कॉलम नंबर 2 ओपन है यू कैन पंच द फिगर, सेम विद द कॉलम नंबर 6 यू कैन पंच द फिगर, एंड कॉलम नंबर 7, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कॉलम नंबर 2 मस्ट बी इक्वल टू 6 + 7। तो बेड डेट्स और प्रोविजंस मेरा मानना है कि किसका पार्ट बनने चाहिए, कॉलम नंबर 2 का। अब उसमें भी प्रोविजंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखिए अल्टीमेटली फ्यूचर ईयर्स में उस प्रोविजन पे इंपैक्ट आएगा तो बैड डेट्स के कारण आएगा, और वो भी अगेन अपने आप में नॉन कैश चार्ज है। बट प्रोविजंस हो सकते हैं लाइक प्रोविजन फॉर वारंटीज, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, टीवी बनाता हूं और मैं वारंटी का एक प्रोविजन क्रिएट करता हूं, अब मैंने पहले साल 20 लाख का प्रोविजन क्रिएट किया, वो अपने आप में नॉन कैश चार्ज है, तो मेरा मानना है कि वो कॉलम नंबर 2 में आएगा, बट कॉलम नंबर 3 to 7 में नहीं आएगा। बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 20 लाख में से अगले साल 4 लाख की वारंटीज एंटरटेन करी, खर्चा किया,
अब ऑब्वियस सी बात है, अगले साल वो 4 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, वो डायरेक्टली प्रोविजन में से एडजस्ट होगा। बट मेरा मानना है वो 4 लाख का खर्चा अगले साल आपका क्लॉज 44 में रिपोर्ट होना चाहिए। तो दैट वी शुड टेक केयर फ्रेंड्स। जो खर्चे आपके पीएनएल से रूट नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ रीजंस, तो उनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि वो क्लॉज 44 में कैप्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड्स, नॉन जीएसटी एक्सपेंडिचर्स लाइक पेट्रोलियम, इनको एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना गया है। तो मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर केस में ये कॉलम नंबर 3 में रिपोर्ट होने चाहिए, जैसे आपका पेट्रोलियम रिलेटेड हो गया। कॉलम नंबर 6 आइडल सिचुएशंस में मुझे ये लगता है कि वो 3+4+5 के इक्वल पे आएगा, बट मे बी सम रीजंस जो मेरे दिमाग में नहीं है। बट कॉलम नंबर 2 6+7, बट एक्सपेक्ट फॉर रीजंस मेंशन्ड अबव इट कुड बी डिफरेंट। सवाल आता है मेन इंटरेस्ट का। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट अपने आप में देखें तो हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, जनरली वो इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करता, अकाउंट कंफर्मेशंस होती हैं। बट फ्रेंड्स, व्हेन वी हैव पैन नंबर वी कैन चेक आउट वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट। अगर वो रजिस्टर्ड है तो मेरा मानना है कि वो कॉलम नंबर 3 में रिपोर्ट होना चाहिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कॉलम नंबर 7 में। क्योंकि क्लॉज 44, जो मुझे लगता है गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है क्लॉज 44 के पीछे, कि ऐसे असेसीज को कहते हैं ना सेपरेटली फाइंड आउट करना जिनका एक्सपेंसेस ब्रॉडली उन पर्संस को है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो दैट मे बी द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी। तो हम एसएससी को यहां पर कोशिश क्या करनी चाहिए कि प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, जिससे कि स्क्रूटनी के सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएं। अगर कोई पर्सन सामने वाला रजिस्टर्ड है बट जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा, वट एवर द रीजन, तो दैट शुड बी रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ कॉलम नंबर 3 इंस्टेड ऑफ कॉलम नंबर 7। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग क्लॉज 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। पंकज जी, इसमें एक कंफ्यूजन छोटा सा ये भी है, हाँ जी, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, हाँ जी, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एग्जम्प्ट है, बट दे आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हाँ जी। तो वो फिर कॉलम नंबर 6 में रिपोर्ट करना है, कॉलम नंबर 3 में रिपोर्ट करना सर, अगर बैंक्स का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो मेरा मानना है कॉलम नंबर 3 में। 6 उसका टोटल है 3+4+5 है? का। मगर एक्सपेंस तो रजिस्टर्ड एंटिटी को दिया है ना, दे आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो इस पर सर बहुत कंट्रोवर्सी है और सर, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, पॉइंट आउट की जा रही सर रजिस्टर्ड है इसलिए मैं कॉलम नंबर 3 में कह रहा हूं सर, है। हाँ जी, ना कि कॉलम नंबर 7 में, कॉलम नंबर 3 में हाँ, कॉलम नंबर 3 में तो आएगा, कॉलम नंबर 7 में नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। नहीं मेरा ये आएगा। पर्टिकुलर व्यू है इसके अंदर। ठीक है। तो बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, इवन मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने बिजनेस में प्राइवेट पर्सन से लोन लिया हुआ है, तो मेरे हम्म, पास पैन नंबर तो है ही। आई कैन चेक वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट। इफ इज रजिस्टर्ड, कॉलम नंबर 3, इफ इज नॉट रजिस्टर्ड, कॉलम नंबर 7। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 5 years we were in 44 AD. Now can we opt out and not required to continue for 6 years? समझ गया मैं आपकी बात। आप ये कहने चाह रहे हो कि कंटिन्यूसली 5 साल से आप 44 एडी फॉलो कर रहे हो, तो क्या इस साल बाहर आ सकते हो? मेरा ये मानना है कि इसको 5 की जगह आप 6 साल कीजिए, क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है कि आपने जिस साल 44 एडी ऑप्ट किया उसके अगले 5 साल में अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, तो अगर आप 6 साल से 44 एडी कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो 6 और मोर ईयर्स, और इस साल आप 44 एडी ऑप्ट नहीं करते, तो आपको 44 एडी के कारण ऑडिट नहीं करवानी। फिर आप ये मान के चलिए, जो मैंने आपको व्यू दिया कि लॉ में 44 एडी का सेक्शन ही नहीं है। अब 1 करोड़ तक के टर्नओवर नो ऑडिट, 1 करोड़ से ऊपर 5% इन्वॉल्वमेंट, ज्यादा हो तो ऑडिट, नहीं तो नहीं, 10 करोड़ से ऊपर इन एनी केस ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक राणा जी का, वेदर MTM is required for open position on 31 in case of F&O business? अभिषेक जी, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि जो ओपन पोजीशन है एट द ईयर एंड, उनको टर्नओवर में अकाउंट फॉर करना है अगले साल। तो उसका जो मुझे लगता है कि व्यू पॉइंट ये लिया जा सकता है कि इसका मतलब आपको उसको करंट ईयर में उसका इंपैक्ट काउंट नहीं करना। तो उस पर्सपेक्टिव में देखें तो M2M नहीं आएगा। बट जैसे ही मैं आईसीडीएस पे जाता हूं तो वो तो कहते हैं कि M2M हमें अकाउंट फॉर करना है। तो ये एक आपको प्रोफेशनल व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा कि इस पे जाना है नहीं जाना। मेरा ये मानना है कि अगर आप आइदर साइड भी प्रोफेशनल व्यू लेते हैं और आपके पास बेसिक डिफेंस भी है, तो उसके कारण कोई भी आपके प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। एक अशोक शर्मा जी पूछ रहे हैं, F&O प्रॉफिट एंड लॉस इज टर्नओवर, इन बुक्स यू से ग्रॉस अमाउंट टू बी टेकन? अब मैं समझ गया इनकी बात। ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, टैक्स ऑडिट के पर्पज से हमने प्रॉफिट और लॉस का टोटल किया और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया ऑडिट होनी है नहीं होनी है।
बट द क्वेश्चन राइजेस कि बुक्स जो मेंटेन होगी तो उस पर्सपेक्टिव में क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस चली आ रही है, एंड आई थिंक दैट इज अ क्वाइट परफेक्ट प्रैक्टिस इन रेस्पेक्ट ऑफ एफ एंड ओ, कि जो प्रॉफिट्स का टोटल है दैट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, और जो लॉसेस का टोटल है दैट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। इन एनी केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोनों का टोटल कहीं रिपोर्ट नहीं होगा। तो बुक्स अमाउंट्स के अंदर प्रॉफिट्स का टोटल एंड नॉट द ग्रॉस अमाउंट्स। आप ग्रॉस अमाउंट्स को रिपोर्ट करते हैं, मेरे हिसाब से मानना गलत है, क्योंकि इन एनी केस व्हेन आई एम प्लेइंग इन एफ एंड ओ तो मेरा इंटेंट सिर्फ वहां पे प्रॉफिट और लॉस ही है। इन एनी केस मेरा इंटेंट वहां पर ग्रॉस सेल नहीं है। पंकज जी, इस वजह नेक्स्ट। से भी काफी जो सीपीसी से नोटिस आए हैं, हाँ जी। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में तो हम फिगर दिखाते हैं 5 करोड़ की, हाँ जी। और 26 उसमें एआईएस में 5 करोड़ की फिगर आ रही है। हाँ जी। मगर जब टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं फॉर टैक्स ऑडिट पर्पसेस, वो करते हैं उसका डिफरेंस लेके, जो हाँ कभी जी। कभी 175 160 आता है। बिल्कुल सर। अब उसके ऊपर भी उसका क्या करें, कोई नोट दें या क्या करें? सर उसमें अगर नोटिस आता है वी हैव टू गिव द रिप्लाई कि आप 5 करोड़ के बेसिस पे आप नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज द ग्रॉस अमाउंट विच आई हैव रियलाइज्ड इन केस ऑफ एफ एंड ओ। हम्म, बट इन एनी केस मेरा नेट एफ एंड मेरा प्रॉफिट और लॉस है, एंड एज पर द गाइडेंस नोट ऑफ सीएसटी दिस इज द फिगर एंड आई रिपोर्टेड परफेक्टली। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आ रहा है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आता है। सर मैं मान गया, ये देखिए धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास भी ये बातें पहुंचेंगी। अगर हम्म, आप एआईएस और टीआईएस में देखें तो पिछले सालों के मुकाबले कुछ बेटरमेंट हुआ है। तो ये कुछ कुछ कोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है। प्रोसेस है। तो ये हम्म, इंप्रूवमेंट मुझे लगता है ओवर द टाइम आ जाएगा, कि वहां पे क्लियर कट आ जाएगा ये एफ एंड ओ की ट्रांजेक्शन है, ये आपके विद डिलीवरी ट्रांजेक्शन है, और उसके बेसिस पे उनको भी आइडिया होगा कितना अमाउंट, और हमें भी पता होगा। तो सर ट्रांजिशनल फेज है तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, बट मेरा मानना है कि अगर हम एक प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट करके देते हैं तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाय द अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्रवीण यादव जी पूछ रहे हैं, हाउ टू डू ऐसे 700 रिपोर्टिंग एंड ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन मेंशन मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर इन ऑब्जर्वेशन अंडर क्लॉज 5 इन 3 सीबी। प्रवीण जी मेरा इसमें मानना है, देखिए मैं आपकी बात समझ गया, 1000 करेक्टर की रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो यू कैन यूज मल्टीपल रोज इन दैट पर्टिकुलर केस। ये हम करते हैं उस चीज के अंदर, हमें पता है ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, तो पॉइंट्स में अगर बना रहे हैं तो 1 2 3 4 अलग, उसमें भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पॉइंट नंबर 1 जो डाल रहे हैं वो पूरा एक पर्टिकुलर कॉलम में नहीं आ रहा, तो हम उसके अंदर हेडिंग दे देते हैं पॉइंट 1 पार्ट 1 पॉइंट 2 पार्ट 2, सो दैट वी आर क्लेरिफाइंग कि भी ठीक है 1000 करेक्टर्स की लिमिटेशन है, इसलिए हमने इसको 2 पॉइंट्स के अंदर एड्रेस किया है। तो वहां पे आप मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो उसके बियॉन्ड भी अगर आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी परमिट नहीं कर रही, तो इट्स बेटर टू हैव अ साइंड कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर योर दैट SA 700 रिपोर्टिंग ऑडिटर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आप ऑब्जर्वेशंस में उसको ब्रीफ में डालते हुए आप नीचे नोट दे दीजिए कि ये डिटेल के अंदर स्कैन करके अटैच किया हुआ है, और आप उसमें रीजन लिख दीजिए कि आपने स्कैन करके क्यों अटैच किया है, दैट इज अ पर्टिकुलर लिमिटेशन ऑफ द दैट यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु सिंगल जी का ही आया है सर। ए हाँ जी। फॉलोड प्रिजेम्पटिव taxation for 3 years and in fourth year opted out and got his books audited due to loss in fifth year. In 6 year turnover is below 1 crore. Whether audit required? A followed presumptive taxation for 3 years and in fourth year opted out and got his books audited due to loss in fifth year। मदान साहब। फोर्थ ईयर में भी ऑडिट हुआ और फिफ्थ ईयर में भी हुआ ड्यू टू लॉस इन सिक्स्थ ईयर टर्नओवर इज बिलो 1 CR। देखिए मदान जी मेरा ये मानना है कि अगर आपने 44AD ऑप्ट किया और अगले 5 साल में बाहर आ गए, तो जिस साल बाहर आए और उसके अगले 5 साल आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी 6 साल की, वहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे टैक्स ऑडिट इस कारण से एप्लीकेबल हो रही है क्योंकि आपने ऑप्ट आउट किया, ऑप्ट आउट किया, और दैट कंडीशन इज नीड टू बी चेक फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑप्ट आउट। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर आपने ऑडिट करा ली, ऑप्ट आउट किया, सेकंड ईयर टर्नओवर 4 करोड़, कैश इन्वॉल्वमेंट विद इन 5%, क्या ऑडिट चाहिए? यस, क्योंकि सेकंड ईयर हमें ये चेक नहीं करना ऑप्ट आउट किया नहीं किया, लॉ कहता है जिस साल ऑप्ट आउट किया वो और अगले 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणु सिंगल जी का सर, फॉर क्लॉज 40 हाँ जी। computing net profit ratio should we consider interest income on FD? रेणु जी इसमें देखिए गाइडेंस नोट बहुत क्लियर है, और मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि क्लॉज 40 में पहली बार जो रिपोर्टिंग होगी दैट विल बी एज पर बुक्स। ये ध्यान रखिए, इनकम टैक्स के इंपैक्ट्स को कहीं पर भी अकाउंट फॉर नहीं करना, नोवेयर, इवन जो टर्नओवर भी रिपोर्ट होगा दैट विल बी एज पर बुक्स, एज पर बुक्स।
और टर्नओवर में आपको इंक्लूड वो करना है जो जो अमाउंट्स आपके बिजनेस हेड में असेसेबल हैं, बाकी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं करनी। अब सवाल आता है नेट प्रॉफिट का और ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉब्लम नहीं है, नेट प्रॉफिट। पहली बात गाइडेंस नोट में क्लेरिफाइड है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। दूसरा, जो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि टर्नओवर की फिगर आपको एक बार पंच करनी है, बट जब आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हो तो एक लॉजिकल सिचुएशन ये होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेसिस सेम हो। बट नेट प्रॉफिट में हो सकता है आपकी अदर इनकम्स भी इंक्लूड हो जो कि बिजनेस हेड का पार्ट नहीं है। इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन इट इज पॉसिबल दैट नेट प्रॉफिट रेशियो इज हायर देन ग्रॉस प्रॉफिट, बट वी कैन नॉट हेल्प। तो अगर टर्नओवर के अंदर इंटरेस्ट इनकम अगर अदर सोर्सेज में असेसेबल है तो मेरा मानना है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं है। बट अगर इंटरेस्ट इनकम अगर बिजनेस हेड में असेसेबल है तो वो टर्नओवर का पार्ट है। नेट प्रॉफिट के अंदर सारी इनकम्स अकाउंट फॉर हो रही हैं, और ऐसी कोई इनकम है जो कि टर्नओवर का पार्ट नहीं है बट नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रही है, तो काइंडली गिव ऑब्जर्वेशन एज पार्ट ऑफ फॉर्म 3CA और 3CB कि नेट प्रॉफिट रेशियो इस बेसिस पे कंप्यूट हुई है जिसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट में ये इनकम्स भी इंक्लूड हैं, क्योंकि अदरवाइज नेट प्रॉफिट का और टर्नओवर का दोनों का बेसिस अपने आप में सेम नहीं है। जगदीश सौरभ जी, अगर आपकी आजमानी परमिशन हो राजेश, इसमें एक आप चीज मैं ऐड करना चाहूंगा हाँ जी कि सर, प्लीज। ऑल द मेंबर्स मस्ट बी रियलाइजिंग कि वी आर ओनली रिपोर्टिंग। उसका इनकम टैक्स में क्या इम्पैक्ट है उसका हमने एनालिसिस वगैरह नहीं दे रहा, वी आर ओनली रिपोर्टिंग। अगर कोई वायोलेशन है तो वी आर रिपोर्टिंग इट, डिपार्टमेंट के ऊपर है कि उसको डिसअलाउ करे या ना करे। सो फॉर एज वी आर कंसर्न, वी डू नॉट हैव टू गिव द इम्पैक्ट। थैंक यू सर। आपने पंकज जी, जगदीश आजमानी जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ एनबीएफसी डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) is to be claimed in ITR, is this amount required to be disclosed under ICDS of TAR? जगदीश जी देखिए, इसमें मेरा जो व्यू पॉइंट है कि अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट अलाउ होना है या डिसअलाउ होना है बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट, इग्नोरिंग आईसीडीएस, मतलब एक्ट ही आपको कह रहा है कि अमाउंट डिसअलाउ कर दो या अलाउ कर दो, तो मेरा मानना है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट आईसीडीएस के क्लॉज में अमाउंट डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक्ट ही ऑलरेडी कह रहा है। आपको एक्ट अप्लाई करने के बाद अगर आईसीडीएस के कारण कोई इनकम एडजस्टमेंट होनी है तो दैट शुड बी रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉज। ठीक है सर, इसका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन। इसका मतलब पंकज जी ये हुआ कि हाँ जी अगर कोई डेविएशन या वेरिएशन है तभी हमने आईसीडीएस में रिपोर्ट करनी, तो रिपोर्ट भी नहीं करनी। सर, दो चीजें वहां पे सर, एक होता है अमाउंट की रिपोर्टिंग, दूसरा है डिस्क्लोजर्स। जी तो इन एनी केस डिस्क्लोजर्स टू बी मेड, ठीक। डिस्क्लोजर्स में कोई हमें सोचना नहीं है। हम्म। अगर कोई पर्टिकुलर आईसीडीएस एप्लीकेबल भी नहीं है तो हमें आईसीडीएस का नंबर लिख के आगे उसके आगे नोट एप्लीकेबल लिखना चाहिए। हम्म। और अमाउंट के डिस्क्लोजर्स वो ही जाएंगे जो आईसीडीएस के कारण ही आपकी इनकम को वेरी कर रहे हैं, और इनकम कैसी, जो एज पर एक्ट ऑलरेडी आप कंप्यूट कर चुके। दैट्स लाइक इट, फॉर बेस्ट दैट्स। एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, हम्म। तो मेरा मानना है कि वो आईसीडीएस के अमाउंट्स में वो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर वैसे ये प्रॉब्लम और भी जगह है कि एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन सम पीपल अपाइन 6%। एक सेकंड, मैं समझ गया सर इनकी क्वेरी। ये क्वेरी सर और भी है, जैसे कि लोगों के यहाँ प्रॉफिट इनकम वो 44AD में से प्रोफेशनल ही है हम लोग, हाँ जी। कुछ 70 लाख रुपए की और 35 लाख रुपए हम शो करते हैं, बैंक में 40 लाख की या 30 लाख की विड्रॉ हुआ है, तो उस केस में क्या 50% से ज्यादा जो इनकम सेव्ड है वो टैक्सेबल होगी, या आप बताएं सर। सर मैं आपकी क्वेरी समझ गया। देखिए 44AD और एडी दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल है। जब ये सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे तो इन सेक्शंस का पर्पस कहीं पर भी ये नहीं था कि हम आपके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। इन सेक्शंस का पर्पस ये था कि आपके कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। रिड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, और उसमें लीगल प्रेसिडेंस भी है, कि अगर आपकी एक्चुअल इनकम 6% या 8% या 50% से ज्यादा है तो दैट एक्चुअल इनकम नीड टू बी रिपोर्टेड। या ऑब्वियसली दैट एक्चुअल इनकम शुड नॉट बी टेलीड ₹1 to 1, बट अ रीजनेबल, सो दैट कि हाँ ठीक है, आपके एक्चुअल फाइनेंशियल्स देखें और वर्सेस अगर आपकी रिपोर्टिंग देखें तो मोर और लेस बराबर दिख रहे हैं, वहां पे एक एक रुपए का डिफरेंस अकाउंट फॉर नहीं होगा। बट अगर हमारा एक्चुअल मार्जिन एक बिजनेस में 20% है और वहां पे मैं 6 या 8% डिस्क्लोज करता हूं तो मैं गलत हूं। उसमें एक डिबेट ये आता है। पहली बात तो मैं डिबेट ये कहूंगा कि अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि प्रिजम्पटिव है और हमें 6 या 8% डिस्क्लोज करना है, तो आई हैव नो अथॉरिटी टू डिलीट एनी वर्ड्स इन द एक्ट। वहां पर क्या लिखा हुआ है, 6% और 8% और हायर अमाउंट एज डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी, तो मैं उन वर्ड्स को डिक्लेयर डिलीट नहीं कर सकता।
अब कहते हैं कि दूसरा डिस्प्यूट क्या आता है, एज डिक्लेयर्ड बाय द असेसी। जी मैं तो खुद ही कह रहा हूं 6% है, मैं तो कह ही नहीं रहा 20%। तो असेसी ने तो डिक्लेयर करे नहीं, कौन डिक्लेयर करेगा, एओ करेगा। तो भाई साहब उसके अंदर मेरा ये मानना है कि इन सेक्शन के साथ सेक्शन 68 टू 69D साथ में पिक्चर में आएंगे। कल को आपके मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर और बैंक के अंदर देख के पता चलता है कि आपकी 20 लाख की सेविंग्स हैं, बट प्रॉफिट डिक्लेयर किया 6 लाख रुपए का। अब वो 20 लाख की सेविंग्स हैं, तो डिपार्टमेंट में आज द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेविंग्स, कि भाई साहब आपके पास ये 14 लाख रुपए की एफडी है या 14 लाख रुपए की ज्वेलरी है, ये कहां से आई? हमारे पास एक ही जवाब होगा जी, बिजनेस से आया। अब किसने डिक्लेयर किया? एसएससी ने डिक्लेयर किया, एसएससी खुद हाँ कर रहा है। तो ये लीगल प्रेसिडेंस भी है। तो सेक्शन 44 एडी एडीए का पर्पस नहीं है आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करना, द ओनली पर्पस इज दैट कि कंप्लायंस बर्डन कम करना। और वो भी मेरी चॉइस है कि मैं कंप्लायंस बर्डन कम करना चाहता हूं या नहीं। मेरा एक्चुअल मार्जिन 6 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, फिर भी मैं कहता हूं जी मैं बुक्स मेंटेन करूंगा और मैं आपको बुक्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर दूंगा। फ्रेंड्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में 55% इनकम, आप नॉर्मल आईटीआर 3 फॉर्म भरिए, 55% इनकम डिस्क्लोज कीजिए बाय वी गिविंग बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट। प्रिजम्पटिव में भरने की जरूरत नहीं है। इट्स माय चॉइस वेदर आई वांट टू रिड्यूस माय कंप्लायंस बर्डन और नॉट। मगर पंकज जी, प्रोफेशनल को तो बुक्स रखनी ही है, चाहे उसकी 10 हाँ लाख की सर हो वो चाहे तो है जी ही 50 जी अपनी की हो। जगह, बिल्कुल प्रोफेशनल बिल्कुल उसमें सर। तो चॉइस ही कोई नहीं उसमें तो। जी सर सर। उसमें बट आईटीआर 4 में जाते हैं तो वो बुक्स की डिमांड नहीं करता। पता नहीं है, मगर हमारा रूल 6 तो यही कहता है कि बिल्कुल बुक्स आपने क्लियर है सर, मेंटेन आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। ठीक इन है एनी ठीक केस है। वी हैव टू मेंटेन, देयर इज नो यस। अदर ऑप्शन। सर इन्हीं का एक क्वेश्चन अगेन है, रेमुनरेशन फ्रॉम फर्म माय व्यू नॉट टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट, व्हाट इज योर व्यूज? अशोक जी इसके अंदर क्लैरिफिकेशन कहूंगा कि इवन जजमेंट भी आ चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पर उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि इन एनी केस अगर आप बिजनेस में पार्टनर हैं या प्रोफेशनल फर्म में पार्टनर हैं, तो आपको पर्सनल कैपेसिटी में उस कारण से बुक्स मेंटेन करना या ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पर्सनल कैपेसिटी में एज सच वो बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर रहे। जहां पर हो रहा है वहां पर ये सारे लीगल कंप्लायंस हो चुके हैं। थोड़ा सा कह रहे हैं कि सर अंशुल जी हमारे प्लीज कमेंट ऑन प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ओके अंशुल जी, ग्रेचुटी में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दो एस्पेक्ट्स के अंदर, कि अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के लिए प्रोविजन है या वहां पे कंट्रीब्यूशन है, या दूसरा अनअप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो वी ऑल नो द एस्पेक्ट, सेक्शन 43B अप्लाई होगा। आप जिस साल एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेंगे उस साल छूट मिलेगी, अगर ड्यू डेट तक कर देते हैं तो आपको एक्रूवल बेसिस पे मिल जाएगी। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ 43B। ये मैंने कई जगह नोट किया है कि हम प्रोफेशनल्स शायद गलती कर जाते हैं कि उसको 40A7 में भी रिपोर्ट कर देते हैं और 43B में भी रिपोर्ट कर देते हैं। बट एसएससी जब आईटीआर फाइल करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो डबल डिसअलाउंस हो जाता है। तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड इज गवर्न बाय सेक्शन 40 कैपिटल है सबसेक्शन 7। तो अगर उसका कोई भी प्रोविजन बनाया तो वो 40A7 में रिपोर्ट होगा। और आईटीआर में भी 40A7 का आपका शेड्यूल वाई में अलग से कॉलम है, वहां पे डिसअलाउंस होगा। सवाल ये आता है कि कल को प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी था अनअप्रूव्ड का और उसमें से एम्प्लॉइज को पेमेंट हो गई, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? उसकी रिपोर्टिंग देखिए फॉर्म 3CD में कहीं पर भी नहीं होनी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। जब मैं आईटीआर में भी जाता हूं तो वहां पे शेड्यूल ओआई में उन्होंने 43B के सिमिलर ऐसा कोई कॉलम नहीं दिया कि 40A7 में डिसअलाउंस हुआ था इस साल क्लेम कर लो, ऐसा कोई कॉलम नहीं है। तो आपको शेड्यूल बीपी में एनी अदर डिडक्शन में ही उसको पंच करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सर एक क्वेश्चन बड़ा आजकल व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है हाँ कि जी। एक प्रोपराइटरशिप फर्म है जो हाँ जी। लेडीज कैरी करती है, उन्होंने हम्म। अपने हस्बैंड से लोन लिया, हम्म। उसको लोन अकाउंट में प्रॉपर शो किया, आफ्टर सम टाइम और नेक्स्ट ईयर हस्बैंड एक्सपायर, ओके। तो देन शी डिड द her loan account to his loan account to her capital account. बिल्कुल सर। Whether this transaction will be reported in 269 double S or not. बिल्कुल सर, मैं आपकी क्वेरी समझ गया। इसको मैंने लास्ट टाइम शायद टाइम के इशू के कारण हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट मैंने अकाउंट फॉर किया हुआ है, क्योंकि आफ्टर दैट कोविड जी 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 दिस जी। सिचुएशन इज दिस आई हैव इनकॉर्पोरेटेड डेथ ऑफ लेंडर। तो इट मे हम्म। बी इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जैसे आपने जी एग्जांपल दिया। इट जी मे जी बी जी केस इन द अदर देन सोल प्रोप्राइटर, कि मिस्टर जी ए का लोन आया हुआ था, उनकी डेथ हो गई ना, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कंपनी ने अपनी बुक्स में ए की जगह A1 का नाम सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब A1 को क्या, जो A1 से लोन बुक्स में आया, क्या वो अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक है या नहीं है? और सिमिलरली ए का लोन स्क्वायर ऑफ हो गया, नाम तो चेंज हुआ ही है, तो ये सेम चीज है। तो मेरा मानना ये देखिए, अगर मैं लॉ के बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन करता हूं तो उस हिसाब से अकाउंट पे चेक वगैरह से नहीं है, देयर इज अ वायलेशन। बट इन एनी केस रीजनेबल कॉज इज देयर,
दूसरा लीगल प्रेसिडेंस आर देयर कि जब तक आपका क्या कहते हैं एक्चुअल पेमेंट्स नहीं है, एक्चुअल रिसीट नहीं है, तो 269 SSOT पिक्चर में नहीं आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि देखिए फॉर्म 3CD इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसी टू फिल आउट, और चूंकि यहां पर एक फोर्सफुली ये काम करना पड़ रहा है, तो आई थिंक दैट ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ क्लॉज 31, बट एज एन ऑडिटर वी शुड गिव अ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म 3C और 3CB कि ड्यूरिंग द ईयर पर्टिकुलर इंस्टेंस था जिसके बेसिस पे ये लोन में नाम सब्स्टिट्यूट हो गया, या हमारे एग्जांपल में कि ये लोन इस तरीके से स्क्वायर ऑफ हो गया क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई, तो दैट शुड बी रिपोर्टेड बट नॉट एज पार्ट ऑफ क्लॉज 31। Because in any case, it is not a repayment of loan. सर मैं आपकी बात समझ गया, बट वो बुक्स में स्क्वायर ऑफ हो रहा है, नाम खत्म हो रहा है, तो वो एक्सटिंग्विशमेंट हाँ ऑफ जी। लाइबिलिटी है ना, रीपेमेंट तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी में लीगल प्रेसिडेंस है कोर्ट्स के कि भी जब तक हम्म। एक्चुअल रीपेमेंट नहीं है आप ये सेक्शंस को आप पिक्चराइज नहीं कर सकते। 269 SS में कहीं लिख ही नहीं पाएंगे कि पेमेंट कैसे हुई है, सर इसीलिए वैसे वहां बाई पे चेक मेरे हुई हिसाब से है या बाई रिपोर्ट, कैसे हुई है, सर तो इसीलिए उसका वहां तो जनरल एंट्री से एडजस्टमेंट हो रही है, कहीं आएगा ही नहीं वो तो। सर वहां रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, बट एज एन ऑडिटर वी शुड गिव एज ए पार्ट ऑफ हाँ ऑब्जर्वेशन वहाँ कि ये वहाँ तो पर्टिकुलर कि हमारी जी देखिए जिम्मेवारी पूरी होनी चाहिए कि हमने जी पूरा ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर हर चीज का दिया है। करेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जगदीश जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रनिंग ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी डिस्क्लोज ओनली असेट्स एंड लायबिलिटीज रिलेटेड टू बिजनेस और टोटल इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस असेट्स एंड लायबिलिटीज? ओके समझ गया मैं जी सर इनकी बात। फ्रेंड्स देखिए इसमें मेरा मानना है कि जो हम कक्षा 11 के अंदर एक प्रिंसिपल सीख के आए थे, कक्षा 11 में मुझे इनिशियल स्टेजेस पे लगा था कि मैंने कॉमर्स लाइन ऑप्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि टीचर ने होमवर्क में दिया कि आपको ये पर्टिकुलर 10 जर्नल एंट्री बना के लानी है, और अगले दिन जब चेकिंग कराई तो 10 में से 9 गलत। तो मैंने कहा बताओ, हम तो यही सुना था कि पिताजी से भी सुना कि भी जर्नल एंट्री इज द मेन फाउंडेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, और हम वही गलत कर रहे हैं। बट धीरे धीरे समझ में आया ठीक है, स्टार्टिंग में तो ABCD भी गलत ही लिखते थे, तो वो वाली बात है। तो वहां पर हमने एक प्रिंसिपल समझा था कि जब आप एक बिजनेस की बुक्स मेंटेन करेंगे तो उसका ओनर एक सेपरेट पर्सन है। ओनर और सोल प्रोप्राइटर फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स आर डिफरेंट पर्संस, और अकॉर्डिंगली आपको बुक्स बनानी है। तो मेरा मानना है बिजनेस की बुक सेपरेट होनी चाहिए, और अगर कोई भी सोल प्रोप्राइटर पैसा बिजनेस में लेके आता है दैट शुड बी रूटेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही वो उसके पर्सनल पर्पस से कोई पैसा यूज होता है या वो पैसे लेके जाता है दैट शुड बी रूटेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स बैलेंस शीट के अंदर वही असेट्स एंड लाइबिलिटीज आएंगे विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स ये आप असेसीज को भी एडवाइस कीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केसेस में कि आप बिजनेस बुक्स के अंदर पर्सनल असेट्स और लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट ना नहीं लें। करें, अदरवाइज फ्रेंड्स सेक्शन 36(1)(3) सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर बिजनेस के अंदर फंड्स बोरो कर रखे। डिपार्टमेंट कहेगा ये फंड्स बोरोड मिक्स यूज हुए हैं, आपके पर्सनल असेट्स हैं, उनसे कोई भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, या वो इनकम बिजनेस एड में असेसेबल नहीं है, मैं 36(1)(3) अप्लाई करूंगा और आपको प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। मेरे पास भी एक क्वेरी आई थी कि एक प्रोफेशनल है, 15-20 करोड़ की टर्नओवर, ऑडिट हो रहा है, TDS की कंप्लायंस भी हो रही है, उसने एक अपना फार्म हाउस बेचा, उस पर उसने कमीशन दी, उस पर TDS कटना है कि नहीं कटना है। तो मैंने कहा भाई ये बिजनेस रिलेटेड है नहीं है, इस पर कोई TDS की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दे हैव टू बी केप्ट सेपरेटली। सर क्वेश्चन है जगदीश अजमानी जी का भी अगेन, रिटर्न अंडर सेक्शन 44AD फाइनेंशियल पर्टिकुलर that is creditor etc can be disclosed only creditor relating to the year under consideration or brought forward creditor also? ओके 44AD में 4 पर्टिकुलर अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें रिपोर्ट करने हैं, ऑल द बुक्स मेंटेन नहीं करनी। तो इनका सवाल ये है कि क्रेडिटर्स का अमाउंट वही रिपोर्ट करना है जो करंट ईयर की ट्रांजेक्शंस के कारण 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, या पिछले साल के भी कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग है। तो मेरी इंटरप्रिटेशन देखिए इसमें यह है कि 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, चाहे उनसे रिलेटेड आपकी परचेजेस करंट ईयर में थी या पास्ट ईयर में थी, क्योंकि वहां पे वो पूछता है क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च। Next question है अंशुल अग्रवाल जी का, 3CD is the responsibility of the management, then it should be filed by the management independently, then we can comment in our report. मैं आपकी बात समझ गया। अंशुल जी का कहना है कि आइडियली जो यूटिलिटी अपलोडिंग का सिस्टम है दैट शुड बी लाइक कि पहले मैनेजमेंट फॉर्म 3CD को अपलोड करे, हमारे पास वो रिव्यू के लिए आता है थ्रू द पोर्टल, और उसके बाद हम उसको रिव्यू करें और हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं दैट शुड बी फाइल्ड एज पार्ट ऑफ फॉर्म 3C और 3CB। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं,
बट गवर्नमेंट ने सिस्टम ये बनाया हुआ है कि फॉर्म 3CD भी हम ही अपलोड करते हैं एज प्रोफेशनल, और फॉर्म 3CA 3CB भी हम इनिशियली करते हैं, और उसके बाद असेसी उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई आल्सो डिस्कस विद यू कि वी शुड हैव अ साइंड कॉपी ऑफ फॉर्म 3CD फ्रॉम द असेसी। ठीक है। बसंता जी का क्वेश्चन है सर, रिटर्न अंडर, अरे भाई ये प्रोप्राइटर टेकिंग सीसी लोन ओडी फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट कोऑपरेटिव बैंक and depositing more than 2 lakh per day and withdrawing more than 2 lakh per day, whether this needs to be disclosed in 269 SS। बैंक में तो लगता ही नहीं है। सर आप बताएं सर। सर इसके अंदर दैट वी नीड टू गो बाय द वर्ड बाय वर्ड। पीछे इन्होंने कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 269 और टी में जो कहते हैं ना एक्सेप्शन में इंक्लूड कर दिया कि इनके जी जी जी। इनसे ट्रांजैक्शन के साथ 269 और 269 ST अप्लाई नहीं होगा। अगर उन एक्सेप्शंस में नहीं आ रहे तो देन वी हैव टू रिपोर्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और गवर्नमेंट भी मान के चल रही है कि उनके साथ भी आपकी ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वो आपके अकाउंट पे चेक वगैरह से होगी। दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट काइंड ऑफ अकाउंट है विद सम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उन्होंने वैसे सोसाइटी लिखा है, तो सोसाइटी के केस में मेरा मानना है कि बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक जी का, 269 ST कैपिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस मोर देन 2 lakh may not be covered if capital introduced by partner in cash, whether section 269 ST applies। मेरा मानना है जी अप्लाई नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अपने आप में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट LLP के केस में शायद ये एक डिस्प्यूट आ सकता है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन और वो 2 लाख से ज्यादा कैश के अंदर है तो दैट में भी चैलेंज। बट पार्टनरशिप फर्म में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कुछ क्वेश्चन उसमें भी आए हुए हैं सर। मैं देख लेता हूँ सर। हरीश गुण, हाँ आप देख लीजिए सर। हाँ जी। For clause 44 reporting, what kind of data that should be prepared by the assessee and the extent of verification by tax auditor is invoice level mapping required? हरीश जी देखिए, कहीं ना कहीं फॉर्म 3CD के रेस्पेक्ट में हमसे बोलते हैं ट्रू एंड करेक्ट, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू गो फॉर ट्रू एंड करेक्ट पोजीशन। दैट मीन्स कि हम एक एक इनवॉइस लेवल मैपिंग नहीं कर सकते। तो इन एनी केस वी हैव टू रिलाई अपॉन द दैट यू कैन से द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसके थ्रू जो भी फिगर्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये जरूर बनती है कि हम सैंपल बेसिस पे चेक करें, और सैंपल बेसिस के बेसिस पे अगर एरर्स निकलते हैं, डिफरेंस निकलते हैं, तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कि हमें उस सैंपल लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो असेसी प्रिपेयर करेगा, वी शुड वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द लमसम बेसिस एंड सेलेक्टेडली ऑन द सैंपल बेसिस। दैट इज द ओनली बेसिस दैट वी कैन डू। M.K. मदान जी कह रहे हैं सर, इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू P&L अकाउंट, हाउ टू डिटरमाइन इरेगुलर यूज ऑफ स्टोर्स? Normally stores consumed are debited to P&L loss. Do we take certificate from plant head for material amount? M.K. मदान जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी समझ नहीं पाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस स्टोर्स। स्टोर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना गया, वो तो आपका वैसे भी P&L अकाउंट में ही डेबिट होते हैं, जो भी स्टोर्स यूज होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। तो स्टोर्स का जो भी P&L में आपने जो परचेजेस किए हैं, देखिए अल्टीमेटली मैं ये मानता हूं कि यूज कितना हुआ मैटर नहीं करता। कोई भी चीज P&L में आप डेबिट करते हो बट वो परचेजेस डेबिट होती है। हमें वही हिस्टोरिकल बेसिस पे चलना है, ओपनिंग स्टॉक देन परचेजेस देन क्लोजिंग स्टॉक। इट्स नॉट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो पूरी परचेजेस रिपोर्ट होंगी, चाहे एट द ईयर एंड वो यूज हुई या नहीं हुई। तो स्टोर्स के केस में चाहे इरेगुलर यूज है, वट एवर द वे, इन एनी केस पूरे साल की परचेजेस क्लॉज 44 में रिपोर्ट होंगी। Trading in commodities through MCX turnover is to be calculated in same line as F&O in shares. सुनील जी का बहुत बढ़िया सवाल कि कमोडिटीज के रेफरेंस में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ कि कमोडिटीज में अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं थ्रू MCX तो वहां पे क्या प्रॉफिट लॉस का टोटल देखना है या ग्रॉस अमाउंट देखना है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहिए, प्रोवाइडेड मेरे को थोड़े से लिमिटेड नॉलेज है शेयर मार्केट की और कमोडिटी मार्केट की। इफ आई एम गेटिंग द डिलीवरी, इफ आई एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर यू कैन से कमोडिटी, और मैं मेरे लिए आइडेंटिफाइड भी हो गया कि हाँ ये पर्टिकुलर कमोडिटी और आपका इतना स्टॉक इस वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो आई थिंक इन दैट केस ग्रॉस अमाउंट नीड टू बी रिपोर्टेड। तो मैंने सुना भी है शायद कि उसके अंदर होता है कि आपने 1000 टन अगर मान लो एक्वायर किया तो 1000 टन की आपको 2 दिन की वेयर हाउस की एक स्लिप भी मिलती है कि इस पर्टिकुलर वेयर हाउस में आपका ये पर्टिकुलर 1000 टन वहां पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स वहां पर अगर मैं देखूं तो टाइटल आ रहा है, टाइटल आ रहा है, फिर तो प्रिंसिपल यही है कि दैट ग्रॉस अमाउंट नीड टू बी रिपोर्टेड। तो फिर तो एक ट्रांजेक्शन करते ही पता चला कमोडिटी के अंदर वी आर लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। सर मैं गलत भी हो सकता, बट मैं कमोडिटी को पूरी की पूरी ग्रॉस टर्नओवर में लेता हूँ।
सर मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाँ जो सुना है वेयर हाउस की स्लिप मिलती है, दैट मींस आइडेंटिफाइड गुड्स हैं। एब्सोल्युटली तो सर एब्सोल्युटली। फिर तो ग्रॉस आएगा सर, उसमें वही बोला टाइटल अगर मेरे पास आ गया, टाइटल मींस कि वो आइडेंटिफाइड भी है मेरे लिए कि ये वाला आपका है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं ओनर हो गया। ओनर होते ही सर ग्रॉस अमाउंट रिपोर्ट होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते अलग उसको जोड़ के। और वैसे भी कमोडिटीज में वो आपको प्रीमियम का प्रोविजन उसमें है नहीं, वो तो आपको स्क्वायर ऑफ करना है पड़ता थ्रू पेमेंट। समझ गया सर आपकी बात। सर यहाँ हम एक चीज नहीं देखेंगे, वैसे तो ज्यादातर कमोडिटीज जीएसटी से एग्जम्प्ट है। मान लो कोई ऐसी आइटम है जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व हो, देन फिर तो जीएसटी में ऑटोमेटिक टर्नओवर आ ही जाएगा सेल परचेज का। उस सर वो ना भी है, हमको तो इनकम टैक्स के हिसाब से देखना है ना, जीएसटी की तो रिकॉन्सिलेशन बाद में बनेगी क्लॉज 44 में, जैसा पंकज जी कह रहे थे। हमने तो ये सिस्टम बना रखे कि टोटल जो भी फॉर्म 3(2)(b), 3(c) लेके सारे फॉर्म लेके हम देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि आप 95% से ऊपर आईटीसी ले नहीं सकते, 5% आपको कैश रजिस्टर से पे करना पड़ता है। जी 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 जी। तो वहां पर मेरा एक्सपेंडिचर तो पूरा 100% हुआ, मेरा पेमेंट भी पूरी 100% हुई। 5% मेरा बुक्स के अंदर क्रेडिट देखता है जो मैच नहीं करता, तो उसमें भी ठीक। काफी जो है ना कंफ्यूजन हो जाती है, और क्लाइंट को समझ में नहीं है उसको कैसे रिपोर्ट करें। तो हमने उनको यही बोला, भैया अपने जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं क्वार्टर वाइज वो हमको दे दो, मंथ में जो भी भेजी हैं उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं टेस्ट चेक करके और एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन उसमें उसको गाइड कर देते, भैया ऐसे बना लो। और हम उनको एडवाइस यही करते हैं कि एक्सपेंडिचर वाइज बनाओ, उनके लिए वो आसान है। समझ लेजर गया सर। उठाओ, साथ में पार्टी का अकाउंट उठा लो, पता लग जाता है भाई उसकी पेमेंट कैसे हुई, उसके हिसाब से आप उसको डेबिट क्रेडिट जीएसटी के हिसाब से कर सकते हैं। क्यों कभी कभी जो उनको रिवर्स भी करना पड़ता है आईटीसी, अगर उन्होंने विद इन 180 डेज की पेमेंट नहीं की है, वो भी रिकाउंसिलेशन में बहुत जरूरी है करना। एक्सपेंस तो मेरा हो गया हुआ है, वो पिछले साल में हो गया, पेमेंट नहीं हुई, आईटीसी रिवर्स हो गया इस साल में, वहां पर भी मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही है। सर ये थोड़े प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं कि किस तरीके से सर सर रिकंसाइल करें और करें। सर मदान सर की क्वेरी है कि क्लॉज 34A का कंप्लायंस कैसे करें, क्योंकि कई बार कोई एक्सपेंसेस 194C में कवर्ड अप होते हैं, बट बुक्स के तहत उसको किसी डिफरेंट हेड में डाल दिया जाता है, लाइक सिक्योरिटी एक्सपेंसेस अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिपेयर अंडर सेक्शन 31 बट अंडर डिफरेंट हेड, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में डाल दिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए मदान जी, मेरा ये मानना है कि वहां पर तो ऑब्वियसली बात है कि वी हैव टू गो फॉर द दैट डिटेल सर्च। हमें इस तरीके के लेजर्स एज पार्ट ऑफ ऑडिट जो सिखाया भी गया है कि ऑडिट करते हैं, तो जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है उनको तो हम स्पेसिफिकली देख ही लेते हैं कि हाँ प्रोफेशनल है या नहीं है, बट जो जनरल हेड्स हैं तो वी शुड चेक आउट कि वहां पर किस प्रकार के एक्सपेंसेस डेबिटेड हैं। क्लॉज 34A के रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर प्रॉपर कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। मगर तो एक पंकज जी लेजर स्क्रूटनी जिसको कहना। हाँ जी उसमें तो सर। हमको सेक्शन वाइज पूरी डिटेल देनी पड़ती है। सर उनका पॉइंट ये है कि मान लो सर कोई पर्टिकुलर खर्चा है वो 194C में डिडक्ट हो रहा है, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मर्ज कर दिया, ओके। अब उसको कैसे ढूंढे, मतलब बेसिकली उनका हम्म। पॉइंट ये कि बिग असेसी है, अब ये सारा डाटा देखना चेक करना, तो वहां पे वही अगेन सैंपल बेसिस पे चलते हुए नीड टू फाइंड आउट, और अगर हमें डिफरेंसेस दिखते हैं तो सैंपल को बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट पीएफ एंड एएसआई रिमेनिंग अनपेड एज ऑन 31st of March एंड पेड इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर? तो सर आपकी इसमें क्वेरी क्या है, मैं अभी ये नहीं समझा हाँ, कि थर्टी क्वेरी फर्स्ट क्या मार्च है? को अनपेड है। आगे चलो चलते हैं। छोड़ो। सुनील जी कह रहे हैं इन केस ऑफ क्रूड ऑयल फ्यूचर सर इन एमसीएक्स। सुनील जी इसमें भी आपकी क्वेरी मैं पूछना चाहूंगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? If asset is purchased before 31st of March but not put to use before 31st of March, how to report it in 3CD? जयंती जी मेरा मानना है कि ये फॉर्म 3CD में रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी असेट एज पर इनकम टैक्स ब्लॉक का पार्ट तभी बनेगा व्हेन इट इज पुट टू यूज। तो अगर Y1 में परचेज किया है तो Y1 में वो उसका पार्ट नहीं है, Y2 में जाएंगे देन तभी वो ब्लॉक का पार्ट बनेगा। वहां पे हो सकता है यूटिलिटी लेवल पे प्रॉब्लम आ जाए कि वो डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 23 से पहले की परमिट ना करे, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। यूटिलिटी देखिए रेस्ट्रिक्शंस होती है, तो वहां पे आप डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 23 डालिए अगर यूटिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डेट ऑफ पुट टू यूज जो भी एक्चुअल है वो डालिए, और ऑब्जर्वेशंस में लिख दीजिए कि लास्ट ईयर एक्वायर किया था बट पुट टू यूज इस साल हुआ है, इसलिए लास्ट ईयर अकाउंट फॉर नहीं हुआ, इस साल हमने इसको इस तरीके से इसको अकाउंट फॉर किया है। तो दैट इज द ओनली ऑप्शन। हाँ जी सर प्लीज। इसमें 44 क्लॉज में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उसमें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिपोर्ट करना है। सर वो अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, क्योंकि तो बुक्स में तो सर। हाँ जी। इंडिपेंडेंट है, रिकॉन्सिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरे को कई क्लाइंट के केस में आई है कि उन्होंने सामान मंगा लिया, हाँ जी। असेंबल करके भी पुट टू यूज नहीं किया, हाँ जी। और उसको उन्होंने परचेज तो दिखा रखे हैं कैपिटल इक्विपमेंट, हाँ और जी। हम डेप्रिसिएशन में क्लेम नहीं कर रहे, ठीक है बट सर। सो फार इट इज बैलेंस शीट इज कंसर्न, उसके अंदर आ रहा है, नीचे हम नोट दे रहे हैं
कि हाँ ये जी वाली एसेट जो है इनके ऊपर हमने दे हैव नॉट बीन पुट टू यूज, सो नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, बट वो पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट तो बनता है। सर, बैलेंस शीट बनता है तो मेरा ही मानना है सर, वैसे भी पीएनएल का हम डेप्रिसिएशन हटा के और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है, चाहे उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ नहीं हुआ, दैट इज टू बी पार्ट ऑफ क्लॉज 44। एग्जैक्टली, तो वो करना पड़ेगा सर। वहां पर एक कंफ्यूजन काफी मेरे। सर आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी। सर एक सुनील मिश्रा जी और नवीन जी हमारे हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट भी कर रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लें, नवीन जी और सुनील मिश्रा जी। नवीन जी यदि आप आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज, जब तक एक दो क्वेश्चन ले लो सर और आ गए। सर हाँ जी, जी। सर सुनील मिश्रा। जी हाँ सर, जी। हाँ जी सर। मैं सर ये कह रहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग है, हम्म। जैसे कि शेयर्स की होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ऐसे ही क्रूड ऑयल वगैरह की होती है एमसीएक्स में। हाँ तो जी। उसमें उसमें एक्चुअल डिलीवरी उसमें भी नहीं होती है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, सेटलमेंट के टाइम पे हाँ सेटलमेंट जी। हो जाता है। हाँ जी। तो सेम लाइन पे ही चलना है टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट। सर देखिए, मेरा मेरा व्यू पॉइंट तो यही है कि अगर वहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी का मतलब आपके लिए आइडेंटिफाइड क्रूड ऑयल कहीं नहीं रखा हुआ, क्योंकि जी सर, एमसीएक्स में जी बाकी कमोडिटीज में भी आपको एक्चुअली तो वो हैंड ओवर नहीं करते, तो 2 दिन की जी वेयरहाउस स्लिप आ जाती है। जी जी तो जी दैट दैट प्रिंसिपल नीड टू बी अप्लाइड। अगर ऐसा कोई वेयर हाउस आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्लिप आ गई, तो फिर तो ग्रॉस अमाउंट्स रिपोर्ट होंगे परचेज और सेल के। जी बट अगर जी, वो ऐसा तो कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं नॉर्मल है, बिजनेस हो अगर कोई गया। जी सिस्टम ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको सेटलमेंट ही प्राइस आपका साथ सेटल होना और कुछ नहीं होना, तो आई थिंक जी दैट दैट वी कैन गो विद द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑफ दैट सिक्योरिटीज जी मार्केट, वी कैन गो जी फॉर द सेम प्रिंसिपल। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी। नवीन जी आस्क योर क्वेश्चन, नवीन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर नवीन एक जी। क्वेश्चन ये है कि सर 44 एडी में जो लिखा हुआ ना कि जब हम ऑप्ट आउट करते हैं कि व्हेन वी ऑप्ट आउट आफ्टर 6 इयर्स, तो सर 6 इयर्स तो कॉन्टिन्यूसली, जैसे हमने लेट्स सपोज 8 इयर्स तक अगर रखा कि हाँ जी। 8 इयर्स तक रखने के बाद अगर हम ऑप्ट आउट करते हैं, तो सर वो बैक डेट से अगर देखेंगे तो वो रिक्वायरमेंट तो नहीं वो नहीं नहीं, फिक्स कभी अगर होगा। आपने 6 साल या उससे ज्यादा लगातार फॉलो किया है और हाँ उसके जी, बाद आप किसी भी साल ऑप्ट आउट करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट इस कारण से नहीं बनती कि आप 44 AD से बाहर आए। क्योंकि सर हमने एक बार वो 6 इयर्स का कंप्लीट कर लिया पीरियड, इसीलिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कि ओके 44 AD बड़ा अपने आप में स्पेसिफिक है, अगर आप उसकी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो ही ऑडिट करानी, नहीं तो नहीं करानी। अदरवाइज ओके आपको 44 AB देखना है। 44 AB दो ही सिचुएशन में बोलता है, या तो 1 करोड़ या 10 करोड़, बस। ओके सर, नवीन ठीक है, जी, थैंक यू। पंकज जी ने इतना बड़ा रामबाण बताया था कि आप 44 एडी को कंपलसरी उसका टैक्स ऑडिट के साथ बिल्कुल रिलेट मत करो, वो इंडिपेंडेंट सेक्शन है। अगर आपका ऑडिट होना है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ 44 एडी आपको करना पड़ेगा। पंकज जी ने इतना बढ़िया शॉर्टकट बताया। ओके सर, थैंक यू। सर योगेश जी पूछ रहे हैं, हाउ टू रिपोर्ट फिक्स्ड असेट्स इन बैलेंस शीट इफ असेट्स इज पुट टू यूज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर उसमें जो बुक्स के एक्सपर्ट है उनका व्यू चाहूंगा मैं, सर कि उसमें तो बैलेंस शीट। वैसे इनकम टैक्स का जो हम चार्ट बनाते हैं ना, डेप्रिसिएशन चार्ट, हाँ जी। उसमें अपन नहीं दिखाएंगे और क्या है। सर उसमें तो नहीं आएगा, वो तो अपने आप में बड़ा सिंपल है, जो पुट टू यूज बस, ऐड करना है, बाकी नहीं करना, वहां तो दो चार करने नहीं है। अब जी जी इनका जी, सर का सवाल है बैलेंस शीट में कैसे रिपोर्ट करें। वो तो फिक्स असेट्स में पार्ट बनेगा बनेगा, बाकी सर बताएंगे या पूरी साहब। देखिए जी, फिक्स्ड एसेट में आपने परचेज कर लिया तो फिक्स्ड एसेट तो आएगा आएगा, उसमें आएगा आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, और साथ में नोट आएगा कि जी जी दीज जी, एसेट्स हैव नॉट बीन पुट टू यूज, देयरफॉर दैट्स नो वाई, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन दिस। यस यस। बुक्स तो मैच करनी पड़ेगी आपको। हेलो। हाँ हाँ जी। जी। हाँ सर, हाँ, उसमें आप उसमें चार्ट के नीचे भी दिखा सकते हैं हम, और उस पर डेप्रिसिएशन बिना चार्ज करे भी हम दिखाते हैं उसके अंदर, और नीचे नोट दे दिया कि भी जैसे पूरी बिल्कुल साहब कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई इशू ही नहीं है। एक पंकज जी, मेरा क्वेश्चन था हाँ जी। कि बिलो टैक्सेबल इनकम है, टर्नओवर 1.25 करोड़ है, हाँ तो जी। और 5% वाला क्राइटेरिया नहीं वो कर रहा, तो उस केस में ऑडिट कंपलसरी है? सर 5% क्राइटेरिया मतलब वो जो कैश वाला। कैश वाला मतलब ज्यादा है कैश इन्वॉल्वमेंट, या 5% से कम है? नहीं नहीं, ज्यादा है, कम होती तो फिर इशू ही नहीं होता। अच्छा, आप कह रहे हो 1.25 करोड़ का टर्नओवर है, कैश इन्वॉल्वमेंट 5% से ज्यादा है, बट हाँ अल्टीमेटली जो फाइनल इनकम है दैट इज लेस देन 2.5 लाख। हाँ, तो तो सर इसमें मैं क्या? इस, हाँ मैं समझ गया सर, इसमें एक तो मैं 44 AD को हटा के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कभी भी ऑप्ट इन नहीं किया था, तो ऑप्ट आउट नहीं का किया। सवाल नहीं है। तो सर इस राइट। पर्टिकुलर केस में मेरे हिसाब से सर ऑडिट होगी।
तो क्योंकि वो बिलो 44 टैक्स एबीए अगर में, क्योंकि वो सिंपली ये कहता है 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, दैट्स ऑल। वहां पर आपकी इनकम कितनी है वो मैटर नहीं करती, उसको कोई लेना देना नहीं है। उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो राइट राइट, तो सर एक इसके ही अंदर अब अगर एक व्यू पॉइंट ये आता है कि अब टैक्स ऑडिट हाँ तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है तो इसका मतलब फाइल करना भी मैंडेटरी है, हाँ, फिर कहाँ बट जाएंगे? आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, अच्छा, ऑडिट फाइल करना जरूरी है। ऑडिट फाइल करना जरूरी है। वो पैन नंबर से ऑडिट फाइल कर देंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न पूछेगा वो फिर बाद में, उसका सर जवाब पूछने देना तो आपको पड़ेगा। लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है सर, अगेन वही बात है, बट आज के दिन एडवाइजेबल है सर, देखिए लीगली रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट ऑल हाँ, असेसिस शुड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, दैट इज ठीक है, हाईली एडवाइजेबल। ठीक ठीक। एक छोटी सी बात और है, हाँ जी। पार्टनरशिप के केस में जो सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट दिखाएंगे या ग्रोस ऊपर वाला दिखाएंगे हम उसमें? सर कहाँ पर दिखाने की जो बात कर रहे टर्नओवर और रेशियो में जो देते हैं, क्लास 41 है शायद, हो? जिसके अच्छा, अंदर आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो फर्म में पार्टनर है, वहां से सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी डिराइव कर रहा है, और प्लस हाँ, पर्सनल कैपेसिटी में भी बिजनेस कर रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं कह फिर रहा सर, हूँ कि पार्टनरशिप फर्म की जब रेशियो देंगे नेट प्रॉफिट का, तो नेट हाँ, प्रॉफिट तो आपका आफ्टर सैलरी इंटरेस्ट वाला नेट प्रॉफिट कंसीडर करेंगे या बिफोर इंटरेस्ट सैलरी वाला सर वो एक करेंगे? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वी हैव हम्म अडॉप्टेड अ वेरी सिंपल अप्रोच कि जो बुक्स हम्म के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आता है हम्म सर, जो भी वट एवर द प्रॉफिट एज पर बुक्स जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स तो सर प्रॉफिट कंप्यूट हो ही नहीं पाएगा, हम्म। क्योंकि उसके अंदर नहीं बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से हो सकता है प्रॉफिट बहुत हाई आ जाए, हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल है मान लो, तो नहीं बड़े नहीं वो नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो गए शायद। मैं अच्छा। ये कह रहा हूँ सिंपली कि पार्टनरशिप फर्म है, हाँ जी। फर्म के अंदर एक पहले हम बिफोर सैलरी और इंटरेस्ट प्रॉफिट दिखाते हैं, पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट। फर्म की जब कंप्यूटेशन करते हैं तो आपका प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। पंकज जी अभी ठीक। कंपटीशन की बात नहीं, प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं आत्माराम जी। हाँ अभी अच्छा ठीक है। कंपटीशन की बात नहीं हो रही। अच्छा बुक्स की बात कर रहे हैं, बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका हाँ, प्रॉफिट आ गया बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट आ गया, फिर सैलरी आ गया। तो उसके बाद का प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे रेशियो के लिए या उसके पहले जो आया उसको कंसीडर करेंगे? मेरा सर पॉइंट ये बुक्स में तो बाद वाला ही करेंगे सर, बुक्स के परस्पेक्टिव से पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हाँ, तो उसके चाहे वो, बाद वाला हाँ तो बहुत नॉमिनल होता है तो वही करे कंसीडर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है सर। चलो थैंक यू सर। सर क्वेश्चन है विजय जी का, इफ नो इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज ऑन अनसिक्योर्ड लोन एनी रिपोर्टिंग आर रिक्वायर्ड? सर अगर करंट लोन पुराना है, जो मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, लोन पुराना है, करंट ईयर के अंदर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, तो क्या करंट ईयर में जो आपका क्या कहते हैं क्लॉज 31 है 269 डबल एस ओ टी, क्या वहां रिपोर्ट होगा? नो, क्योंकि आपके लोन अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट वेरी नहीं हो रहा, तो वहां पर तो जो ड्यूरिंग द ईयर आपने फ्रेश लोन लिए हैं वही रिपोर्ट होते हैं, या रीपे किए तो होते हैं। अगर बैलेंस एज इट इज कंटिन्यू कर रहा है तो क्लॉज 31 में कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। जगदीश जी पूछ रहे हैं 44 एडी कैन बी अप्लाइड अप टू 2 करोड़ हाँ even जी। cash sale of more than 5% बिल्कुल provided 6% oblique 8% is adopted. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री करूंगा सर मैं भी जगदीश जी के व्यू पॉइंट ऑफ से। अच्छा, दो क्वेश्चन आए हैं सर, एक एनोनिमस अटेंडी भी पूछ रहे हैं, अनपेड एज ऑन 31st मार्च एंड पेड बिफोर 31st अक्टूबर बट सीपीसी डिसअलाउइंग। सर किस रेफरेंस में मैं अभी भी या तो उनके वो क्वेश्चंस पहले आया था, कुछ ऐसा कुछ चक्कर था मेरे को जो लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट हाँ करूंगा अपना क्वेरीज दोबारा पूरी करके डाल दें जिससे कि हम उसको ले सकें। मदान साहब पूछ रहे हैं, सर रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एडजस्टमेंट ऑफ debtor account whether 269T would be applicable, any case law in support? दैट वी नीड टू चेक मदान जी, कोई केस लो है या नहीं है, बट देखिए रिस्की सिचुएशन तो है, क्योंकि जहां पे लॉ परमिट करना चाहता था कि आप बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट कर लो उस तरीके से, जैसे रूल 6F है, तो वहां सब जगह परमिशंस दी हुई हैं, बट 269 डबल एस और टी में भी जो वहां पर एडजस्टमेंट्स पॉसिबल दिया, पार्टीज पॉसिबल थी, वहां उन्होंने बेनिफिट दे दिया, तो दैट कुड बी अ डिस्प्यूटेड इशू। बट हाँ ठीक है, आप एक लीगल प्रेसिडेंस ले सकते हो कि एज सच कोई मनी फ्लो नहीं हुई, कोई एज सच अपने आप में मनी टर्म्स में रीपेमेंट नहीं है, तो इसलिए 269T अप्लाई नहीं होना चाहिए। एक बात पूछ लो कि जो सन्डी डेटर जो उसको सेटअप कर रहे हैं वो लोन क्रेडिटर का ही सन्डी डेटर है? सर वो तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सेम ही पर्सन का होगा, वही डेटर है और वही हमारा लेंडर है। क्योंकि बुक एंट्री के साथ रीपेमेंट जो है वो 269 एसएस में और टी में प्रॉब्लम आ रही है। सर प्रॉब्लम आती है सर, आएगी आती आएगी वो आएगी तो आएगी। आएगी, वो तो आ रही सर लीगल डिस्प्यूट रहेगा। है। हाँ, हाँ वो जी तो हाँ नॉन जी कंप्लायंस मानता है, सीपीसी तो हाँ, मानता है। सर बिल्कुल माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं, कैन ए हॉस्पिटल शो इनकम अंडर 44 एडी? सर ये हॉस्पिटल पे अपने आप में डिस्प्यूट है, क्या हॉस्पिटल हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है?
44AD ये कहता है कि आप प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो तो आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल से ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक लैब, कि वो अपने आप में बिजनेस है या प्रोफेशन है। देखिए, इन एनी केस जो टीडीएस डिडक्ट होता है, अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं या डायग्नोस्टिक लैब की, अगर टाइप्स होते हैं तो वहां पे टीडीएस इन एनी केस 194J में डिडक्ट होता है। तो उस पर्सपेक्टिव में वो प्रोफेशनल हो गए। हॉस्पिटल के केस में मेरा मानना है कि ज्यादा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स प्रोफेशन जाएगा, क्योंकि बैकएंड पे जो सर्विसेज दे रहे हैं वो डॉक्टर्स ही दे रहे हैं। डायग्नोस्टिक लैब में फिर भी फर्क है कि हो सकता है वहां पे इस तरीके की टेस्टिंग हो जहां पे डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो वहां पर फिर भी इंक्लिनेशन बिजनेस का हो सकता है, बट हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता कि इंक्लिनेशन बिजनेस के टूवर्ड्स ज्यादा जाएगा, प्रोफेशन के टूवर्ड्स ज्यादा जाएगा। जी, थैंक यू। भारत भूषण जी, अपना क्वेश्चन पूछो सर। हाँ जी सर, ऐसा है, एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है और वो पिछले कई सालों से टैक्स ऑडिट करवा रही है। अब इस साल क्या हुआ, उसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा तो है ही है, 2 करोड़ 4480 अभी तक लिया नहीं है कभी भी, और 10 करोड़ से कम है, और कैश ट्रांजेक्शन जो है वो सारी 5% से कम है। तो इस साल उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा? सर ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्ट आउट वाला अगेन केस नहीं है, और 1 करोड़ से 4480 ऊपर तो हमने कभी यूज ही नहीं किया इसका। कभी यूज ही नहीं किया। तो सर 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, कैश इन्वॉल्वमेंट विद इन 5% है, नो ऑडिट। कैश और इन्वॉल्वमेंट वैसे मोर देन 10 करोड़ से कम सेल है। हाँ, 10 करोड़ से कम मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपको हम्म। सिर्फ कैश वाला पॉइंट देखना है, कैश इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो ऑडिट होगी, कैश इन्वॉल्वमेंट कम है तो ऑडिट नहीं होगी। नहीं है वो तो, अच्छा, नहीं है, नहीं। नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। सर इन पर्टिकुलर केसेस में ना मेरा एक छोटा सा व्यू पॉइंट है कि हम प्रोफेशनल्स को एक बहुत कहते हैं सेफ्टी कंसर्न लेके चलना चाहिए, कि अगर ऑडिट लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड है तो ही हम ऑडिट करें, अदरवाइज नहीं करें। अदरवाइज वी कुड बी हेल्ड लाइबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कि भाई साहब जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने क्लाइंट का ऑडिट करके दो काम किए। एक तो आपने अननेसेसरी कहीं ना कहीं फीस अर्न करी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल ये हमारा ऑनर्स माना गया है कि हम उसको लाइफ लॉफुली हर चीज गाइड करेंगे। दूसरा, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी हेल्ड, कि आपने ऑडिट करके उस एसएससी को ड्यू डेट शिफ्ट करने में हेल्प करी है, फ्रॉम 31 जुलाई टू 31 अक्टूबर। तो अगर कोई एसएससी फिर भी कहता है जी मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, कैश इन्वॉल्वमेंट 5% से ज्यादा है जी, बट वो वेरीफाई नहीं हो सकता, तो हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लेटर। दूसरा, अगर वो फिर भी कहता है कि मुझे कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में ऑडिटेड रिपोर्ट्स देनी है, तो आप उस पर्पज से ऑडिट कीजिए, टैक्स ऑडिट मत कीजिए। और वहां पे लीजिए कि उसको किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए ऑडिट करवानी है, तो ठीक है, दैट वी कैन डू, कि हाँ जी मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल सबमिट करने होते हैं तो आप बुक्स को ऑडिट कीजिए, दैट वी कैन डू, नो इश्यू इन दैट, बट हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लेटर। जब तक लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है तो डोंट गो फॉर टैक्स ऑडिट एट ऑल। तो सर, इन दिस केस we are not we should not issue 3CA or 3CB। सर उसमें 3CD भी नहीं होगा, कि गवर्नमेंट हाँ, पर्पज से नहीं तो होगा। बुक्स की ऑडिट चाहिए, तो हम जी जी फाइनेंशियल्स जी, ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज मोर देन एनफ। सर इसमें 3CD तो में कोई है। ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं जाएगी फाइनेंशियल बोले तो अनलेस उसमें क्या कंपाइलेशन वाला ऑडिट, नहीं सर, कंपाइलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं नहीं सर, नहीं सर, कंपाइलेशन कंपाइलेशन नहीं, नहीं नहीं, कंपाइलेशन तो एथिक्स में बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये ऑडिट हाँ। ऑडिट ऑडिट हाँ, हाँ, ऑडिट ऑडिट हो करना गया तो। पड़ेगा। ऑडिट ऑडिट होगी। कर और पर्पस लिखना पड़ेगा, फॉर द पर्पस ऑफ सो एंड सो। ओके ओके। सर, हाँ एक जी। क्वेश्चन आया है कि अपने अजमानी साहब ही पूछ रहे हैं कि उनके क्लाइंट ने 30 डेज में जो कि इनवॉइस इशू करना था वो नहीं किया, तो और 31 मार्च से वो डेट पार हो गई, मतलब 30 मार्च का 1 अप्रैल को इशू किया, तो वो रेवेन्यू उसको उसी साल में लेंगे या जिस साल में नेक्स्ट ईयर लेंगे जब बिल रेज किया है? They issue invoice after 30 days of services provided, so we can show unbilled revenue, profit and loss because all the expenses related to the। सर मेरा मानना है, देखिए सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर दी और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो इन एनी केस आपको रेवेन्यू तो अकाउंट फॉर करना है। अब वो बिल्ड रेवेन्यू है, अनबिल्ड रेवेन्यू है, दैट इज ए सेपरेट एस्पेक्ट, और मैचिंग कंसेप्ट चलेगा। खर्चे आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो आपका रेवेन्यू साइड तो उसको अकाउंट फॉर करना है। इसमें मेरे हिसाब से कोई डिस्प्यूट वाला पॉइंट नहीं है। सर नहीं, बस इसमें इसमें एक दिक्कत आएगी सर, हाँ यदि जी, हम रेवेन्यू ले लेते हैं और बिल रेज नहीं करते तो हाँ जी जीएसटी का इशू आएगा। सर, बिल्कुल आएगा सर। अनबिल्ड रेवेन्यू पे मुझे आइडिया नहीं है जीएसटी का क्या सिस्टम रहता है, आई हैव नो पर्टिकुलर आइडिया जीएसटी तो रिगार्डिंग। जैसे ही सर बिल अपन जैसी कोई इनकम बुक करेंगे जीएसटी ड्यू हो गया, हाँ जी, हो गया सर, बिल्कुल हो गया। तो उस वक्त दिक्कत आएगी ना इसमें। तो ये फिर इन्होंने 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को जो भी केस हो रेज करेंगे, तो और वहां फिर चलो जो भी है। सर उसमें तो मैं ये भी मानता हूँ, चलिए यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया 30 डेज क्रॉस हो गए, मैं कहता हूँ मैं हम्म। आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो 29 मार्च को कंप्लीट हो गई इन ऑल रेस्पेक्ट। अब बिल मैं रेज करता हूँ 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, शायद जीएसटी में 30 दिन का कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है। जी। अब ऑन द अगर मैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ,
तो सर अगर मेरी सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी तो आई हैव नो डाउट वो इनकम तो आपको करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी ऑन 29th ऑफ मार्च। इसमें मेरे हिसाब से कोई डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं है। ठीक है भाई सर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजेश, मेरे इसमें छोटा सा ओपिनियन ये था हाँ जी कि अगर मैंने सर्विसेज दे दी हैं और उनकी एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आई है, मैंने सर्विसेज दे दी, क्लाइंट से एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं है कि मेरा बिल रेज कर दो, तब तक हम कैसे उसको सर्विसेज में ले लेंगे? सर, मैं आपकी बात वहां एग्री कर रहा हूं, वो उसको मैं कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट नहीं मानूंगा, वो हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा बिल्कुल। उसके ऊपर। बट अदरवाइज सर आईसीडीएस का भी ध्यान रखना है। आईसीडीएस ये कहता है कि अगर कोई सर्विसेज आपकी 90 दिन से ज्यादा फ्लो करेंगी तो उस पर्टिकुलर केस में आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड अप्लाई करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बट दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एंड आईसीडीएस। यस, हाँ दैट बट वी सर, हैव टू रिपोर्ट। हाँ बट अगर सर देखिए क्लाइंट का वहां पे अगर आपका एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट स्कोप ऑफ वर्क अगर वहां से उसका वो आना है एक्सेप्टेंस, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे रेवेन्यू डेफर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस कैन बी शो इन बैलेंस शीट और नॉट? शो करना ही पड़ेगा सर ये तो वही वर्क इन प्रोग्रेस शायद एक रिपोर्टिंग होती है, हाँ, उसके अंदर फिक्स शो एसेट्स करना के चार्ट में जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस वहां पे उसको रहेगा। करना ही बिल्डिंग अंडर पड़ेगा, करना ही कंस्ट्रक्शन पड़ेगा। में, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जी में हेड में हाँ डालते हैं जनरली। जी 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग होम oblique hospital can be run by non-doctors also. So there are judgments which have held to be business. If doctor run, they then can be profession. ठीक मैं अशोक जी आपकी बात मैं मना नहीं कर रहा, पहले भी मना नहीं ठीक करी, है, ये तो चलो डिस्प्यूटेड मैटर है। हाँ हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुखदेव जी पूछ रहे हैं, ऑडिट वेदर एप्लीकेबल इफ टर्नओवर इज बिटवीन 1 and 2 CR and income less than 6% and transaction less than 5% in cash. I think no audit is between नो ऑडिट 2 सर, to अगेन 10 वही crore. ऑप्ट इन What करके about ऑप्ट 1 आउट to किया तो कराना, नहीं तो नहीं कराना, वेरी सिंपल। जी? लास्ट क्वेश्चन है सर, रेनू सिंगल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना अनम्यूट करके पूछ लें। रेनू जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे ना ये एफडी वाला पॉइंट में डाउट है, जो आपसे मैंने अभी रिटर्न में पूछा था। पार्टनरशिप फर्म है, हाँ उन्होंने जी एक्सेस जो फंड्स थे उसकी हाँ एफडी करा दी है, हाँ जी अब उस पे इंटरेस्ट है, वो भी अब एंड ऑफ द ईयर बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट की फिगर को, एक तो मेरी वो बिजनेस इनकम तो नहीं है, नहीं है जी, ठीक बिल्कुल है, ठीक। तो मैं उसको जो टैक्स ऑडिट का क्लॉज है उसके अंदर नेट प्रॉफिट के लिए टर्नओवर में तो मुझे क्लियर है कि क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो मैं उसमें नहीं लूंगी। मैं बिल्कुल नेट जी, प्रॉफिट में लूं या नहीं लूं, क्या एडवाइजेबल है? नेट प्रॉफिट में जाएगा जी। इसमें मेरा ये मानना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, और आईसीआई गाइडेंस नोट भी बोलता है कि सारी फिगर्स एज पर बुक्स लेनी है। नहीं, जब आप बिफोर। बुक्स जी की जी, बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, आइदर ऑफ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ओके। तो नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट इनकम मेरा मानना है अकाउंट फॉर होगी, इसलिए हमने इवन डिस्कस दो के इट इज नॉट पार्ट इट ऑफ। इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल इनकम। आई गॉट योर पॉइंट। अगर मैं कहता हूँ रेंट इनकम आ रही है प्रोफेशनल फर्म के पास, एक बार के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं जी अभी जी सीए जी, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में नहीं जा रहा है अलाउड और नॉट, राइट तो राइट। रेंट इनकम आ रही है, वो असेसेबल हाउस प्रॉपर्टी हेड में है, तो अब वो टर्नओवर का पार्ट नहीं है, फिर भी मेरा मानना है वो नेट प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। आप इसके लिए ऑब्जर्वेशन दे दीजिए कि नेट प्रॉफिट में ये इनकम्स इंक्लूड हैं, ऑल्दो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं है। आप ये छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन आप फॉर्म 3CA 3CB में दे दीजिए, बट नेट प्रॉफिट आपको एज पर बुक्स प्रोवाइड फॉर करनी है, दूसरा ऑप्शन मेरे अनुसार नहीं है। ठीक है सर, इसी तरह एक छोटा सा पॉइंट और है, जो हमारा ये क्लॉज 31 है 269 एसएस और एसएसटी वाला। हाँ जी एक पार्टनरशिप फर्म ने दूसरी पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया, इंटरेस्ट फ्री लोन है, हाँ जी ठीक है, तो ऐसे फंड ट्रांसफर किया कि वहां सरप्लस पड़े थे, दूसरी फर्म में काम कॉमन पार्टनर है, हाँ ठीक है, जी तो ये हमारा सिंपल वहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर हुआ हुआ है, हाँ तो जी। सिर्फ डिस्क्लोजर ही जाएगा ना, और तो कुछ नहीं जाएगा मींस। देखिए उसके अंदर एक लीगल इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप ए ने पार्टनरशिप बी को फंड्स दिए, तो राइट पार्टनरशिप बी की बुक्स में जब आप वो फंड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो आप लोन पार्टनरशिप ए का नहीं कह रहे, आप पार्टनर्स का कह रहे हो, XYZ का, क्योंकि कॉमन पार्टनर्स हैं, आप ये कह रहे हो। तो आप जी। बुक्स में अगर रिकॉर्ड कर रहे हो पार्टनर्स XYZ का, तो उसके अंदर देखिए लीगल प्रेसिडेंस है 269 SSOT अप्लाई नहीं होगा अगर पार्टनर्स अपने फंड्स लेके आते हैं। नहीं, बट अगर फर्म टू फर्म है सर। फर्म टू फर्म है तो देखिए 269 ST में रिपोर्टिंग होगी, वो आपको करना है। इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो रिलेटेड पार्टी में आपका रिपोर्टिंग चला जाएगा।
और रिलेटेड पार्टी में जो ये फंड ट्रांसफर हुआ है वहां जाएगा ये वाला नहीं नहीं फिगर? नहीं 48(2) में एक्सपेंसेस जाते हैं, आपकी बाकी ट्रांजेक्शन्स नहीं जाती। बाकी नहीं जाती ना? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस 48(2) में रिपोर्ट नहीं होती, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शंस। रेवेन्यू नहीं जाती। हाँ जी, थैंक यू लॉट सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच। सर ये 2 क्वेश्चन और आए हैं। किशोर शाह साहब पूछ रहे हैं, असेसी इज कमीशन एजेंट एंड टू and to whom whom they they supply। पढ़ो सर आप। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ सर। Assessee is a commission agent and to whom they supply that person to whom they supply that person deducted TDS under section 194H and 194Q. The CPC disallowed the TDS under section 194Q as no turnover, only commission as shown in ITR. But now that fellow want to do tax audit, is it possible as commission is below tar limit? किशोर जी देखिए, अगर सामने वाला पर्सन, मैं ये मान के चलता हूँ, देखिए कच्चा आड़तिया और पक्का आड़तिया 2 कंसेप्ट है। कच्चा आड़तिया के केस में मेरे पास लीगल टाइटल नहीं आता, लॉ इज वेरी क्लियर, कमीशन अकाउंट फॉर होगा। पक्का आड़तिया के केस में मेरा पूरा टर्नओवर अकाउंट फॉर होगा। मेरा ये मानना है कि मैंने अगर एज ए कच्चा आड़तिया अगर सर्विसेज दी हैं तो 194Q में टीडीएस ही क्यों डिडक्ट हो रहा है? अगर मैंने कच्चा आड़तिया के रूप में सर्विसेज दी तो ऑब्वियसली मैंने जो पीछे सेलर था उसी की मैंने रिगार्डिंग आगे डिटेल्स प्रोवाइड की होंगी। अगर 194Q में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो दैट गिव्स द इंप्लीकेशन कि मैं कच्चा आड़तिया नहीं हूं, मैं क्या हूं? पक्का आड़तिया। इसका मतलब सामने वाले बायर को ये पता ही नहीं है कि बैक एंड पे सेलर कौन है। कच्चा आड़तिया के केस में बायर के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि अल्टीमेट वो सेलर कौन है, तो दैट यू हैव टू अकाउंट फॉर। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा 194Q का टीडीएस है इसलिए ऐसे कर लो वैसे कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द असेसी कि वो एज कच्चा आड़तिया बिजनेस कर रहा है या एज पक्का आड़तिया कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको एडवाइस करें कि आप तरीके से चले। गलत चलेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए है। समाधान जी का सर, वेदर इंश्योरेंस कंसल्टेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय आरडीए वुड बी कवर्ड एज प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 44 एडीए? मदान जी देखिए 44 एडीए के पर्पज से जो प्रोफेशन वर्ड है वो 44 AA रेड विद रूल 6F, वहां पे नोटिफाइड प्रोफेशंस हैं। प्रोफेशंस की जो लिस्ट है एज पर इनकम टैक्स लॉ दैट इज एग्जॉस्टिव, और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं वहां पे शायद इंश्योरेंस कंसल्टेंट कवर अप नहीं है। नहीं है, तो नहीं फॉर है द सर, नहीं है। पर्सपेक्टिव ऑफ 44 एडीए वो प्रोफेशन नहीं है। और वैसे भी उनका टैक्स जो है वो कमीशन के बेस पे कटता है, तो वो वैसे हाँ भी जी, कवर नहीं होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ट्रीटमेंट हाँ पंकज जी, जी, हाँ जी एक सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। कल एक हाँ जी, स्पीकर से डिस्कशन हो रही थी हाँ कि जी, रॉ मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन कॉस्ट। ओके, मेरा ये मानना है कि इट हैज टू बी रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे हमारे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने वहां पर लोहा और सीमेंट वगैरह स्टोर किया, साइक्लोन आया, सब छतें वतें उड़ गई, उनका सारा सीमेंट खराब हो गया, लोहे के ऊपर सीमेंट फ्लो कर गया, वो सारा का सारा डैमेज हो गया। तो हाँ जी। हमने उसकी तो कॉस्ट जीरो रखनी है सीमेंट, मगर उनका ये एडवाइस था कि नहीं जी, रॉ मटेरियल इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, जितना मैं सर देखिए बचपन का रिकॉल कर पा रहा हूँ, बचपन का मतलब मेरा सीए फाइनल की स्टडीज, आज के दिन मैं इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखिए इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे ये ध्यान आ रहा है कि रॉ मटेरियल का जनरल प्रिंसिपल यही है कि उसको आप वैल्यूएशन एट कॉस्ट करना है, बट बिल्कुल देर आर सम बिल्कुल। एक्सेप्शंस कि अगर उसके बेसिस पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिलाइजेबल वैल्यू इतनी कम होगी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी रिलाइज नहीं हो सकती, तो उस केस में रॉ मटेरियल का प्रॉपर वैल्यूएशन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर अदर एक्सपेंसेस आल्सो व्हिच आर गोइंग टू बी इनकर्ड टू कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि रॉ मटेरियल अपने आप में खत्म हो गया, जैसे आपने बताया सीमेंट, अगर वो गीला हो गया तो मेरा तो मानना है दैट इज एबनॉर्मल लॉस, तो वो तो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट ही नहीं है, वो तो एबनॉर्मल लॉस के रूप में डेबिट हो जाना चाहिए। या ओपनिंग स्टॉक में आ रहा था, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आ रहा था, मैटर क्लोज, अपने आप वो डेबिट हो गया। और दूसरा जो उससे सीमेंट जो फ्लो कर गया, तो वो जो लोहा पड़ा था वो हाँ जी, उसके साथ वो कंक्रीट कितना जम गया। ठीक है, अब उसको हिस्से को तोड़ के बना के दोबारा करने में इतना एक्सपेंस आ रहा है कि इट इज नॉट वर्थ इट। समझ गया मैं आपकी बात सर। तो हमने तो उसकी वैल्यू कर दी जीरो, जो लोहा था वो जैसे तैसे बिका, उस रेट पे हमने डाल के रियलाइजेशन वैल्यू उसकी लेके हमने कर दिया है। तो आई करेक्ट इन दैट? सर मेरा जितना बचपन रिकॉल हो रहा है ठीक है बिल्कुल सर, क्योंकि वो जीरो वैल्यू होगा सर। उसके एक अकाउंटिंग जो मुझे भी ध्यान नहीं है कि एबनॉर्मल लॉस अगर स्टॉक्स का होता है जैसे रॉ मटेरियल होता है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, क्योंकि हमें ये सिखाया गया था कि एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। तो मैं उसको रूट कैसे करूंगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में तो उस असेट को ही काउंट नहीं करना जो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में ले रहा हूं और उसको क्लोजिंग स्टॉक में नहीं ले रहा तो ऑलरेडी वो एबनॉर्मल लॉस तो डेबिट हो गया हो गया। इनडायरेक्टली। अब मैं उसको पीएनएल में बिलो लाइन दोबारा से डेबिट करूंगा, तो उसका जहां तक मुझे सॉल्यूशन याद है ये होता है कि पीएनएल में एबनॉर्मल लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनता, और फिर पीएनएल में बिलो द लाइन
उसको एबनॉर्मल लॉस अलग से Abnormal दिखा loss के में। डेबिट करते हैं, आप सो दैट गिव द ट्रू एंड फ्यूर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने उसको ऐसे ही दिखाया है बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। पहले उसको कॉस्ट में लेके उसको क्लोजिंग स्टॉक में लेके और हाँ नीचे जी, नॉर्मल लॉस के अंदर कवर करके हमने नोट्स टू अकाउंट्स में भी दे दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू हाँ सर, जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ट्रीटमेंट ऑफ ESOP एक्सपेंसेस इन टार एंड कंप्यूटेशन। शुक्ला जी, ESOP एक्सपेंसेस का आई डू नॉट थिंक सो एनी रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ मेरे को तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉलम है जहां पे रिपोर्ट होना है। ऐसा कोई एक्सप्रेसली नहीं आ रहा। इनडायरेक्टली मे बी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 37 वहां पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल है, तो ESOP एक्सपेंसेस मुझे नहीं लगता कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्वालिफाई होंगे। तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी काइंड ऑफ दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉलम व्हिच मे रिक्वायर दिस रिपोर्टिंग। पंकज जी, ESOP तो सैलरी का पार्ट होता है, हाँ, हाँ ये जी तो सर, सैलरी का पार्ट। ये तो बिल्कुल सैलरी सर। का पार्ट होता है। हाँ, हाँ ये जी तो तो बिजनेस हमेशा में इसको क्या सैलरी आएगा। में दिखाते हैं, उसमें TDS भी सैलरी में काटते सर हैं। TDS तो जाएगा क्लॉज 34 में रिपोर्ट हो ही जाना है। बिल्कुल उसके अलावा कोई बिल्कुल। अपेरेंटली मेरे को ऐसा कोई क्लॉज नहीं लग रहा हाँ जहाँ पे हाँ, अलग से कुछ हो। ESOP का कोई बिकॉज सैलरी का इट ही इज, पार्ट है सर, ये हाँ सैलरी इट का। इज सैलरी में इंक्लूड होगा सर, सैलरी में इंक्लूड होगा। मदान साहब, आज योर क्वेश्चन। Sir, मदान साहब, I just want to supplement that ESOP expenditure is a revenue expenditure as per Delhi High Court judgment of Lemon Trees, against which this department has filed a SLP, which is pending before the Supreme Court. So far, as of now, ESOP expenditure is a revenue expenditure. नहीं, वो एडमिट हो गई है SLP? हाँ जी, yes sir, that is admitted. एडमिट हो गई है? अच्छा। Yes sir. तो उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो का है ऑर्डर किया लेमन ट्री में, Lemon Tree sir, the SLP is admitted sir. Yet to be decided but admitted. उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है पार्ट ऑफ Revenue द expenditure. This is because रेवेन्यू this is, they say it is for the benefit of the employees ठीक। under section 37. हाँ सर, एक लास्ट ये क्वेरी। हाँ जी, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, इसका मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Revenue or एम्प्लॉयर के allowable or not, allowable or not. फिर तो अलाउबल हो गया एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से तो सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट is in favor. यस यस, ठीक है, आप उसके पर्सपेक्टिव से ठीक है सर सर। सुप्रीम कोर्ट का कुछ पता नहीं, चेकमेट की तरह सारे हाँ। डिलीट ना कर। Never know. सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुखदेव जी, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। अनम्यूट करके सुखदेव जी पूछ लीजिए। यस, मैंने पूछा था सर कि 1 and 2 करोड़ के बीच में अगर टर्नओवर है, हाँ उस जी, केस में जो ये वो जो 5% के लेस वाला है, दैट इज कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑफ बिटवीन 2 and 10 करोड़। नहीं सर, नहीं सर, आपको सर एक ही चीज मैंने बार बार बोली है कि आप 44 AD को चेक कीजिए कि आपने कभी ऑप्ट किया था और फिर इनकेस ऑप्ट ऑप्ट आउट। नहीं किया था, इनकेस आपने 44 AD कभी नहीं लिया, तो पहले तो आप लॉ को ये मानते हुए पढ़ें कि एक्ट के अंदर 44 AD है ही नहीं। है ही नहीं। ठीक है जी, 44 AD भूल जाइए। जी। अब आपको 44 AB जो टैक्स ऑडिट का प्रोविजन है वो इतना ही कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट करवानी है। टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, सर 1 करोड़ है, आप 44 AB में जाओगे तो 2 करोड़ का रेफरेंस ही नहीं है, क्योंकि मैं 44 AD का रेफरेंस हटा रहा हूं। तो अगर 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको कैश इन्वॉल्वमेंट चेक करना Is है। it not between 2 and 10? नो सर, इट इज बिटवीन 1 and 10। Okay, okay. हाँ That जी is the सर, confusion. हाँ That जी is सर, the हाँ जी। confusion. ठीक है। तो देव जी, डिपार्टमेंट ने उसको 1 करोड़ से 2 करोड़ का फैसिलिटी दे दी है ताकि लोग कैश की ट्रांजैक्शन मिनिमाइज करें। चलिए सर, अब कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे। और हमारे साथ अभी R के गुप्ता जी हैं, वेरी वेरी लर्नेड पर्सन, और आजकल तो स्पीकर भी हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी, कुछ ऐड करना चाहोगे आप? नहीं सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था पंकज सराव जी का, और मैंने पिछली बार भी इनको सुना था, तो बहुत ही क्लैरिटी से बोलते हैं और बहुत ही मजा आता है सुनने में, इसीलिए आज का सेशन मैंने ज्वाइन किया। मैं क्या, बहुत ही अच्छा सेशन लगा, बहुत ही अच्छा सेशन। ये गुप्ता जी, क्लैरिटी के जब साथ आप और आ जाते कन्विक्शन हो के साथ तो और बोलते हैं। आप तो सर खुद धन्यवाद के पात्र हो कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो और अरे रेगुलर सर बेसिस सर पर इतना ज्यादा आप अपडेशन करते रहते हो सर कि सर सर बहुत ही अच्छा आपका एफर्ट है। सबसे राजेश बड़ा जी, धन्यवाद तो आपको है। नहीं संडे नहीं, के गुप्ता दिन जी आप आ जाते हो तो थोड़ी सा ना हमें और जोश आ जाता है कि गुप्ता जी आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें और एक्स्ट्रा कुछ अरे करना है। सर, नहीं बहुत ही अच्छा है, और पंकज सरावू जी का तो मजा आ जाता है जी।
सुन करके। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही थैंक अच्छा यू। है, बहुत ही और अच्छा। राजेश जी, पिछली बार भी मैंने संडे सुना था, बहुत ही संडे अच्छा। को ये एफर्ट आपने जो किया, और संडे को भी देखिए 80-90 मेंबर जुड़े हुए हैं, हाँ which is very very ये तो ये तो encouraging. राजेश जी का का हुआ है प्यार सर। भी है जी, राजेश जी का प्यार राजेश है, दिल से सर, प्यार सर। करते हैं लोगों को, इसीलिए आते हैं सब लोग। चलो और सर, खुद भी बहुत लगे बहुत हुए साथ में। धन्यवाद। ये पता ही नहीं लगा कि 2 घंटे 1.5 घंटा कहाँ से निकल गया। आज तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बेस्ड रहा सारा। हाँ लोगों जी। की बहुत सारी क्वेरीज थी, और कई बार लोग हिचक की वजह से नहीं पूछ पाते, तो जो दूसरी क्वेरीज आपने जो डिस्कस की है तो उनको भी, उनके भी डाउट्स क्लियर करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है। और इसी के साथ मैं पुरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें सर। ओवर टू पुरी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे को इस चीज से एक चीज और समझ में आई है कि मेंबर्स ने फॉर्म 3CD अच्छे तरह से पढ़ लिया है, तभी उनकी क्वेरीज रेज हुई है। तो पंकज जी, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू। आपने संडे वाले दिन भी टाइम निकाला, और इतनी क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ आप एक्सप्लेन करते हैं, और हर मेंबर की क्वेरी को समझ के उसको एक्सप्लेन करते हैं। And your hard work is very very visible. Thank you so very much. थैंक यू सर, And I thank all my panelists and other members who have joined on this day to increase their language and their knowledge. क्योंकि मेरे हिसाब से वेबिनार जो लोग अटेंड करते हैं सिर्फ CP आवर्स के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। We should do it solely for the purpose of learning and enhancing our knowledge. Thank you, Pankaj ji. Thank you very Thank you, much. sir. And Rajesh ji, special Thank you. thanks to you थैंक यू सर, for थैंक यू। Thank you. making Thank it you. possible हर Thank you, नए नए जी। सब्जेक्ट के ऊपर। तो अब विश यू ऑल द बेस्ट, एंड कल से थैंक एक ग्रेट वीक एड, ताकि हमारे जो अब मेहनत करनी है, 3 हफ्ते रह गए हैं, बल्कि 20 दिन रह गए अब तो। हाँ जी सर। पंकज जी, एनी एडवाइस यू कैन गिव टू एक्सपीडिट दिस थिंग्स, कि जिससे हमको मिल जाए। सर एक्सपीडाइट का कोई एडवाइस नहीं है, समय बढ़ाएं जो भी है, और क्वालिटी पे फोकस रखें सर, बस क्वालिटी क्वालिटी के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है।